है। और आज का जो लेक्चर का प्रोग्राम है वो लीगल एथिक्स के ऊपर है। और ये लेक्चर जो है हमारे आपको सालिम सलाम अंसारी साहब जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं वो देंगे। और आज हमारे जो मेहमान हैं मोटिवेशनल स्पीच के, वो बैरिस्टर मुस्तफ़ा महसर साहब हैं और एक्स एडिशनल एडवोकेट जनरल सिंध रहे हैं, सॉलिसिटर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स हैं, बैरिस्टर ऑफ लिंकन लंदन से हैं ये। और ये जो हैं एक्स प्रिंसिपल ऑफ एसएम लॉ कॉलेज भी रहे हैं। तो आज उनको भी हम वेलकम कहते हैं कि वो तशरीफ़ लाए, अपने कीमती वक्त से उन्होंने टाइम निकाला। आज हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं तिलावत कलाम पाक से। तो कोई स्टूडेंट अगर आएँ तिलावत करना चाहें तो आ जाए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जैसा कि आपको पता है कि आप लोगों के एग्ज़ाम्स टेस्ट का टाइम करीब आता जा रहा है और दिलों की धड़कन भी तेज़ होती जाएगी। तो इंशाल्लाह हमारी दुआ है कि आप सब लोग कामयाब हों और एक हम अच्छी सी गेट टुगेदर भी करें, तो फिर बहुत अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा हमें। और जो हम ये मोटिवेशनल स्पीकर को बुलाते हैं उसका मकसद यही है कि आप लोगों के अंदर एक जस्तजू और जज्बा जो है बढ़े। वैसे तो आप लोगों के अंदर माशाल्लाह से नज़र आता है क्योंकि आप रेगुलर यहाँ पे आ रहे हैं और ये लेक्चर सुन रहे हैं, तो इसका मतलब यही है कि आप लोगों के अंदर एक है जस्तजू है कि हम लोग सीख लें। तो ये बहुत अच्छी बात है। पहला तो यही कदम अच्छा है। और दूसरा हमारे जो सीनियर्स हैं उनके जो एक्सपीरियंसेस हैं वो आपको शेयर करते हैं, वो आपको बताते हैं कि वकील एक कैसा होना चाहिए और इसके अंदर क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए और किन किन तरक्कियों पे वकील हमारे जाते हैं। तो आज हम अपने मोटिवेशनल स्पीकर जो हमारे बैरिस्टर मुस्तफ़ा महसर साहब हैं उनसे मैं दरख्वास्त करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने ख़यालात का इज़हार करें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले सर का शुक्रिया अदा करता हूं कि इन्होंने मुझे मौका दिया कि आप लोगों के साथ कुछ ख़यालात, कुछ अच्छी बातें, कुछ इस प्रोफेशन की ऐसी बातें जो आपको कोई बताएगा नहीं लेकिन आप तजुर्बे के साथ सीखेंगे, शेयर करूं। सबसे पहले जो वकालत है इसके साथ बहुत सारे नेगेटिव स्टीरियोटाइप्स हैं। मैं अपना बता रहा हूं, जब मैं अपने होने वाले फादर इन लॉ से मिला तो उन्होंने पूछा कि आप वकील हैं? मैंने कहा जी सर। तो कहता है कि वकील तो माना, सिंधी में बोला, वकील तो माना कूड़, वकील की माना है झूठ। तो आपसे मैं क्या बात करूं। तो ये स्टीरियोटाइप्स हैं वकालत के। वकील की मानी झूठ, ऐसी बात नहीं है। आज सर आपको सलीम अंसारी साहब आपको बताएंगे एथिक्स। ये हाईली एथिकल प्रोफेशन है। इसमें आपने अगर झूठ बोला, मैं आपको बताऊं, जब हम पढ़ते थे इंग्लैंड में, लिंकन इन्न में हमें एथिक्स पढ़ाते थे, तो टीचर कहता था कि भाई जब आप जाएंगे कोर्ट में जज के सामने तो जज आपकी शक्ल नहीं देखता, आपका केस नहीं देखता। सबसे पहले वो ये देखता है कि वेदर दिस एडवोकेट हु इज अपियरिंग बिफोर मी इज क्रेडिबल। अगर ये क्रेडिबल है तो फिर इसकी स्टोरी, इसका केस भी क्रेडिबल होगा। और अगर उसको ये तासुर मिल जाए कि ये वकील साहब जो मेरे सामने पेश हुआ है ये झूठे केसेस लाता है, झूठ बोलता है,
तो वो सिर्फ ना आपको अपने अंदर डिस्क्रेडिट करेगा, बल्कि ही विल टॉक, वो दूसरे जज साहिबान को भी बताएगा। सालिम सलाम अंसारी साहब हैं, सर हैं, सीनियर हैं मुझसे। इनको पता है जब जज साहबान हाई कोर्ट में टी ब्रेक में जाते हैं तो क्या बातें करते हैं। ये बातें करते हैं कि सालिम सलाम अंसारी साहब कैसे वकील हैं। तो वो अगर अच्छे हैं तो सब कह देंगे ये अच्छे वकील हैं, अच्छे केस लाता है, ही नेवर मिसगाइड्स अस, हमें कभी भी मिसगाइड नहीं करता, कोर्ट को कभी भी झूठ नहीं बोलता। तो ये इम्प्रेशन पड़ता है बाकी जजों के पास। तो जब सालिम सलाम या मैं या कोई भी जज के सामने जाएगा तो उसको ऑलरेडी इम्प्रेशन है कि ये भाई मुस्तफ़ा मैसर, सालिम सलाम अंसारी साहब, इसाक साहब या कोई और, ये कैसा वकील है। दे टॉक अमंग देमसेल्फ, जज बोलते हैं एक दूसरे के साथ कि ये वकील कैसा है। सबसे पहले वो ये देखते हैं कि वेदर दिस एडवोकेट इज क्रेडिबल, झूठ तो नहीं बोलता, हमें टोपी तो नहीं पहनाता। तो अगर आपके पास ये है ख्यालात कि ये वकालत जो है झूठ मूठ का जो है कोई धंधा है, तो आप पहले से इसको निकाल दें। ये कोई झूठ मूठ का धंधा नहीं है, यहाँ क्रेडिबिलिटी चलती है। क्रेडिबल स्टोरी लाओगे, क्रेडिबल केस लाओगे, आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती जाएगी जब आपको रिस्पेक्ट देंगे। एक जज के सामने आप डिस्क्रेडिट हो गए, पूरी बेंच के सामने आप डिस्क्रेडिट हो गए, वो सबको बताएगा। ये चाहे पे और कोई बात नहीं कहते, आपस में जब भी मिलते हैं जजेस वकीलों के बारे में, जैसे हम वकील आपस में बैठते हैं जजों के बारे में बातें करते हैं, इसी तरह वो जज जब बैठते हैं तो वकीलों के बारे में बात करते हैं कि फलां वकील कैसा है, अरे यार बिल्कुल बेकार है, झूठ बोलता है, मिसगाइड करता है, हमेशा कंफ्यूज करता है। एक जज ने ये बात 12-15 जजों ने सुन ली। अब आप जब भी जाएंगे अच्छा केस भी लेकर जाएंगे, वो नहीं सुनेंगे, क्योंकि पहले से ही उनका माइंड बना हुआ है। एक बात। दूसरी बात, ये पेशा अगर आप में मेहनत करने का, डिसिप्लिन में रहने का की आदत नहीं है तो डोंट कम टू दिस प्रोफेशन। अभी से मैं आपको एडवाइस कर रहा हूं, ये बहुत मेहनत तलब और हाईली डिसिप्लिन प्रोफेशन है। अगर ये बातें हैं तो आ जाइए, अगर नहीं है तो कोई और धंधा करें। ये बहुत टफ है और बहुत रिवार्डिंग भी है। अगर आपने मेहनत की, सीखा, स्किल आए तो उसके बाद इसमें मज़ा ही मज़ा आए। लेकिन नहीं तो यहाँ पे बहुत सारे लोग, सैकड़ों हजारों वकला हैं जिनके पास खाने का पैसा नहीं है, ऐसे ही घूम रहे हैं। सर वालों को मुझसे ज़्यादा पता है। मैं इंग्लैंड में 9.5 साल रह के आया हूँ, 5 साल वहाँ पे पढ़ाई की, 4.5 साल वहाँ पे एज ए सॉलिसिटर ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स काम कर चुका हूँ मैं। वहाँ पे वकालत आसान है, पढ़ना डिफ़िकल्ट है, वकालत करना बहुत आसान है। बिकॉज यू नो द लॉ, यू नो द जजेस, दे अबाइड बाय द बुक। यहाँ पे जो जज हजरात हैं, विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट, आपको पता होगा कि मेरा केस सही है, फिर भी आपको पता नहीं होगा कि आर्डर क्या होगा। कभी कभी कोर्ट में आर्डर बता देते हैं कि इस तरह होगा, जब रिटन में आर्डर आता है तो दूसरा। यहाँ पे बहुत डिफिकल्टीज है। तो सोच समझ के इस प्रोफेशन में आइए, और ये जो नेगेटिव सारे जो स्टीरियोटाइप्स हैं इसको भुला दीजिए। आप मेहनत करेंगे, काम करेंगे, डिसिप्लिन में रहेंगे, तैयारी करके जाएंगे, आपकी इज्जत होगी, मुआशरे में आपकी इज्जत होगी। इस प्रोफेशन की ज़बरदस्त इज्जत है। अगर ये बातें नहीं है आप में तो भूल जाइए, कोई और काम करें। यहाँ पे सैकड़ों लॉयर्स हैं ऐसे ही घूम रहे हैं बेचारे। एक बात। दूसरी बात मैं आपको ये बताऊं,
कि अगर पढ़ाई करने का रुझान है आप में, रिसर्च बेस्ड काम है, आपको एक एक पॉइंट पे एक नज़ीर चाहिए, एक अथॉरिटी चाहिए जिसका डंडा लेकर आप जज के सर पे मारें। यहाँ पे कई मरतबा जज के सर पे हथौड़ा मारने की ज़रूरत पड़ती है, समझते ही नहीं है। आपको अपने क्लाइंट के लिए उसका हक दिलाने के लिए बहुत तगोदो करनी पड़ेगी। दूसरी बात जो मैंने यहाँ पे वकालत स्टार्ट की थी, मोहतरम खालिद इसाक साहब थे, आपने शायद नाम सुना होगा या नहीं, बहुत बड़ा नाम थे। उन्होंने सबसे पहले मुझे कहा कि सबसे पहला लेसन, और उन्होंने कहा ये सबसे आखिरी लेसन है। मैंने कहा सर मुझे कुछ समझाएं वकालत के बारे में। कहा सबसे पहला और सबसे आखिरी लेसन ये है कि सुबह उठ के आपने जो केस प्लीड करना है उसको 10 मरतबा पढ़ें और फिर जज के पास जाएं। लेकिन ये तो आपने पढ़ लिया, लेकिन लिखेंगे कैसे, ड्राफ्ट कैसे करेंगे? उन्होंने कहा जब आप ड्राफ्ट करें तो एक मरतबा ड्राफ्ट नहीं करें, एक मरतबा ड्राफ्ट करें, उस पर सो जाए, स्लीप ओवर इट। आपने शाम को एक केस ड्राफ्ट किया, अब आप सो जाइए, सुबह उठ के फिर दोबारा उसको देखें, आपको 50 गलतियां मिलेंगी। जब मैं उनसे मिला था वो उम्र के आखिरी हिस्से में थे, अपने कैरियर के पीक पे थे। उनके कैरियर के पीक आप इससे अंदाज़ा करें, वो रिबा का केस लड़ रहे थे सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को रिक्वेस्ट किया कि मैं इस्लामाबाद नहीं आ सकता क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं है, सर वालों को पता होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप सब नहीं आए इस्लामाबाद सर, हम आपको सुनने के लिए कराची रजिस्ट्री आते हैं। तो 7 बेंच थी, आपको शायद याद होगा, 7 बेंच सुप्रीम कोर्ट की, 7 ऑनरेबल जजेस सुप्रीम कोर्ट के इस्लामाबाद से आते थे खालिद साहब को सुनने के लिए कराची रजिस्ट्री में। मैं उनका असिस्टेंट था। ये एक ऑनर है, और आप भी ये रखें अपने आइडियल, तो फिर कुछ ना कुछ आप प्रोग्रेस करेंगे। यहाँ पे खालिद साहब जैसे लोग, मखदूम अली खान, बड़े बड़े नाम हैं, कमाल असफर मेरे उस्ताद रहे हैं, सर के भी उस्ताद रहे हैं, सालिम सलाम अंसारी साहब, बहुत बड़े नामों में इनका शुमार होता है शहर में। ऐसे लोग जो आइडियल हैं, जो सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन है, इनसे आप मिलें, इनसे पूछें कि सर आपने कैसे तगोदो की, कैसे जदोजहद की, इतना नाम कैसे बनाया, कैसे वकालत की। क्योंकि ये वकालत एक स्किल है, कई एक स्किल्स हैं। ड्राफ्टिंग एक बहुत बड़ा स्किल है। एडवोकेसी, जज के सामने कैसे बोलना है, अपनी एप्लीकेशन तो आपने लिख दी और ड्राफ्ट कर लिया, अब उसको पेश कैसे करना है जज के सामने, दिस इज अनदर स्किल। द थर्ड स्किल है विटनेस हैंडलिंग। आप विटनेस को कैसे हैंडल करेंगे, इन अदर वर्ड्स विटनेस को एग्जामिन इन चीफ या क्रॉस एग्जामिन कैसे करेंगे, ये एक और फन है। हाउ टू पुट एविडेंस, ये एक चौथा फन है। हाउ टू हैंडल क्लाइंट्स, क्लाइंट से कैसे आप डील करेंगे, कैसे पैसे निकालेंगे उनसे। मखदूम अली खान साहब एक जबरदस्त बात कहते हैं, वो कहते हैं कि भाई पहले फीस बाद में भीख। क्या मतलब ये है कि जब क्लाइंट्स आपसे मिलने आते हैं, आपको केस देते हैं,
तो आप उसी वक्त न सिर्फ फी तय करें बल्कि लें, क्योंकि अगर आपने उनका काम कर दिया, मैं अभी मुझे देर हो गई, मैं माफ़ी चाहता हूँ सर से भी, आप लोगों से भी, एक बेल एप्लीकेशन दी, अब बेल हो गई, अब अगर मैंने फ़ी नहीं ली होती तो अब ये लोग अपना नंबर बंद कर देंगे, मुझे फ़ी नहीं देंगे। तो पहले फ़ी कैसे निकालेंगे आप उनसे, पहले फीस, बाद में फिर अगर यार मेरे पैसे तो भेजो, वो कहेंगे हाँ आज नहीं है, कल नहीं है, पता नहीं है, ढिमकाना नहीं है, इस तरह की बातें करके भाग जाएंगे। ये एक और स्किल है। तो कई एक स्किल्स आपको जो है समझने पड़ेंगे, सीखने पड़ेंगे। फिर ये अकेले आदमी का काम नहीं है। एक हमारे दोस्त हैं, वो कहते हैं वकालत एक कव्वाली गाने जैसी है, जैसे कव्वाली गाते हैं 8-10 लोग, कोई ताली बजाता है, कोई ढोलक बजाता है, कोई आ करता है, कोई उसके पीछे आ करता है। आपको पूरा एक जो है ना एक लश्कर लेकर घूमना पड़ेगा, आपके असिस्टेंट्स, आपके एसोसिएट्स, आपके स्टेनोज, आपके फलां का, ये पूरा, ये प्रोफेशन भी है, एक किस्म का बिजनेस भी है, एक किस्म की मार्केटिंग भी है। मार्केटिंग आपका करेक्टर करता है, आप जो बोलते हैं, आप जो कोर्ट में होते हैं या इधर उधर के लोग। खालिद साहब की जो बात मैं कह रहा था, उन्होंने कहा कि भाई देखो, अगर तुमने किसी बंदे का काम किया विथ हिज और हर अटमोस्ट सेटिस्फैक्शन, तो वो सिर्फ एक आदमी को बताएगा, एक को बताएगा कि हाँ इन्होंने यार अच्छा काम किया। लेकिन अगर आपने काम नहीं किया या कोई भी उसकी एक्सपेक्टेशन पे नहीं उतरे, या आपने गलत किया, उसको झूठ बोला कि हाँ मैं करवा देता हूँ, मैं बेल करवा दूंगा, हो जाएगी, नॉन बेलेबल ऑफेंस है, कैसे करवाएंगे आप, लेकिन आपने पैसे पकड़ने के लिए कहा कि हाँ करवा दूंगा, आपने नहीं करवाई, तो वो बात 100 आदमी को बताएगा कि डोंट गो टू हिम, इनके पास तो कभी मत जाओ, ये झूठ बोलता है, ये धोखा देता है, ये बिल्कुल आपसे पैसे पकड़ने के लिए चक्कर करता है। तो दोबारा मैं आप लोगों को ये रिक्वेस्ट करूंगा, नेवर टेल लाई टू एनीवन, कोर्ट, क्लाइंट, कोई भी आदमी। अगर आपने प्रोफेशन में रहना है, 4 दिन की चांदनी करनी है तो फिर झूठ बोल करके, लेकिन वो 4 दिन की चांदनी होगी, उसके बाद वही फिर आप छुपते फिरेंगे, क्लाइंट से छुपते फिरेंगे, जजों से, कोर्ट से, हर एक से छुपते फिरेंगे कि ये तो झूठा है, मशहूर हो जाएगा मार्केट में। तो ये चंद छोटी मोटी बातें हैं जो मैंने आपके हुजूर में पेश की हैं। बाकी सालिम सलाम अंसारी साहब मेरे भी बड़े हैं, हमारे भी उस्ताद हैं, हम आज अभी तक उनसे सीखते हैं। आइए उनसे सुनते हैं कुछ। बहुत बहुत शुक्रिया। स्किल्स भी इन्होंने बताई, और मैं भी यही कहता हूँ कि एडवोकेट्स के पास 4 स्किल्स होना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1, ड्राफ्टिंग की स्किल होना एक अलग चीज़ है बिल्कुल, क्लाइंट डीलिंग बिल्कुल एक सेपरेट चीज़ है, कोर्ट में प्रोसीडिंग करना वो भी एक बिल्कुल अलग चीज़ है। ये सारी डिफरेंट स्किल्स हैं, ये अगर आपके पास सब मौजूद हैं तो आप एक बहुत अच्छे लॉयर बन जाते हैं। और माशाल्लाह इन्होंने बड़े रिनाउंड नेम्स लिए, जो हमारे मेंटोर्स हैं, खालिद इसाक साहब और दीगर हजरात के नाम लिया, तो उन्होंने अपनी सबसे ज़्यादा क्रेडिबिलिटी ही बनाई थी, और उनके इसलिए नाम लिए गए कि 7 जजेस तक यहाँ इनको सुनने आ रहे थे। और यही वकला होते हैं कि इनमें से ही एडवोकेट जनरल बनते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान बनते हैं, जजेस बनते हैं, मैजिस्ट्रेट बनते हैं, और लॉ ऑफिसर्स बनते हैं। मैं तो ये समझता हूँ कि पार्लियामेंट में भी तकरीबन जो है 75% जो है उन्होंने LLB ज़रूर किया हुआ है। कोई डॉक्टर हो, कोई कंपनी हो, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, कोई भी इदारा हो, पुलिस का डिपार्टमेंट हो, कस्टम का डिपार्टमेंट हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, वहाँ वकील मौजूद ज़रूर होगा, उसकी गाइडलाइन ज़रूर चाहिए। अब तो हालात ऐसे हो गए कि अगर आप मीडिया पे देखें तो पहले वकील नज़र नहीं आता था, मीडिया पे एक वकील ज़रूर होता है। तो ये वकील की माशाल्लाह से क्रेडिबिलिटी है, जो उनकी ये ज़रूरत है हर जगह, और आपने अपने आप को बनाना।
अच्छा, आज का जो सब्जेक्ट है वो लीगल एथिक्स के ऊपर है और इसके 10 मार्क्स हैं। इसके सिलेबस में जो है पाकिस्तान लीगल प्रैक्टिशनर एंड बार काउंसिल रूल्स 1976 के जो आर्टिकल्स हैं 134 से 175 बी तक हैं। तो ये बड़ा कंसाइज सब्जेक्ट का सिलेबस है। तो मैं समझता हूँ आपको ये ज़रूर इसमें से अपॉर्चुनिटी लेनी चाहिए, क्योंकि ये एक तो कम इसके आर्टिकल्स भी हैं और इसमें 10 मार्क्स हैं, तो आपके लिए बड़ी वैल्यू रखते हैं। तो मैं आज के लेक्चरर सीनियर एडवोकेट सालिम सलाम अंसारी साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने लेक्चर का ख़वातीन और हज़रात, जनाब बैरिस्टर मुस्तफ़ा मई सईद साहब, जनाब इसाक साहब, आज का जो लेक्चर है वो है लीगल एथिक्स के ऊपर। मुस्तफ़ा मैसीर साहब का जिक्र कर दूँ, ये इंतहाई सादा और शरीफ और पढ़े लिखे बैरिस्टर हैं। हमारे बाद बैरिस्टर साहिबान तो पढ़ के आ जाते हैं, उन्होंने 4.5 साल उस सिस्टम के अंदर रह के भी काम किया और वो इंग्लिश जो जुडिशल सिस्टम है उसको समझते भी हैं। उन्होंने मेरे उस्ताद का भी जिक्र किया। बैरिस्टर कमाल असफर सिर्फ एक बड़े वकील नहीं है, एक बहुत बड़े इंसान, एक ICS के बेटे, ICS के दामाद, ऑक्सफोर्ड के पढ़े हुए, और डॉक्टर गिलियर मैडजॉल था जिसको इकोनॉमिक्स में उसकी किताब थी एशियन ड्रामा एन इंक्वायरी टू द पॉवर्टी ऑफ एशिया, उसके साथ उन्होंने काम किया था। उन गिलियर मैडजॉल को भी नोबेल प्राइज़ मिला, इकोनॉमिस्ट था, स्वीडन का प्राइम मिनिस्टर हुआ, स्वीडिश सोशलिज्म के नाम से उसने एक टर्मिनोलॉजी ईजाद की थी। उनकी बेगम को भी नोबेल प्राइज़, और इंटेग्रिटी भी उनकी थी, इल्म भी था कमाल असफर साहब में, इंटेग्रिटी भी थी। काजी फैज़ ने भी उन्हें असिस्ट किया जो आज चीफ जस्टिस होने वाले हैं। मुझे भी ये एहसास हुआ कि मैंने उनकी शागिर्दी में काम किया। तो वकील के लिए जो ये भी एथिक्स भी आप पढ़ेंगे, सबसे पहली चीज़ इंटेग्रिटी। ये जो आज क्लाइंट आता है ना दूसरे वकील के दफ्तर में या हर जगह, वो कहता है मेरा वकील बिक गया, मेरे वकील ने दूसरी साइड से पैसे ले लिए। ये पहली तो बात है कि सोसाइटी में अदम इत्मीनान का एक सिलसिला रहता है, और मैं समझता हूँ वो खुला में भी इस किस्म की कमजोरियाँ पाई जा रही। उसकी वजह यह है कि आज जो हम आपको चैप्टर पढ़ाने वाले हैं ये है लीगल एथिक्स का, और ये रूल 134 से लेके 175 तक पाकिस्तान लीगल प्रैक्टिशनर एंड बार काउंसिल रूल्स हैं 1976 के, उसका चैप्टर 12 है। ये टोटल 42 रूल्स हैं जो कि लीगल एथिक्स से और कैनन ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट एंड एटिकेट्स ऑफ एडवोकेट से मुताल्लिक़ है। इसके 4 हिस्से हैं। रूल 134 से लेके 144 तक ये 11 रूल्स हैं, और ये हैं एक वकील का कंडक्ट दूसरे वकला से मुताल्लिक़। दूसरा हिस्सा कंडक्ट ऑफ एडवोकेट विद रिगार्ड टू क्लाइंट्स है। ये रूल 145 से लेके 158 तक हैं, ये 14 रूल्स हैं। फिर ड्यूटी ऑफ द एडवोकेट है टू द कोर्ट, एक वकील की क्या ड्यूटी है कोर्ट के हवाले से, ये तीसरा हिस्सा है इन रूल्स का, और ये 159 से 167 है, 9 रूल्स हैं। और चौथा और आखिरी हिस्सा इसका रूल 168 तक से लेके 175 बी तक है, ये 8 रूल्स हैं। तो टोटल 42 रूल्स हैं जिसपे कंडक्ट, जिसपे एटिकेट्स जो हैं एक वकील के और कैनन ऑफ एथिक्स जो है उसके गिर्द घूमती है। ये रूल्स क्या होते हैं? कोई भी जब कानून, स्टैट्यूट, एक्ट, ऑर्डिनेंस बनता है या कोई भी एक मेन स्टैट्यूट जो होता है उसमें अमूमन आप देखते हैं कि रूल्स का कोई ना कोई प्रोविजन प्रोवाइडेड होता है। जैसे इवन कॉन्स्टिट्यूशन में
सुप्रीम कोर्ट बनी 175 और 175A के से लेके 191 तक जो आर्टिकल है उसके तहत सुप्रीम कोर्ट की तश्कील हुई। उस दिन भी आपने पढ़ा 175A3, वो कहता है कि सीनियर मोस्ट जो जज है वो चीफ जस्टिस बनाया जाएगा, जिसके तहत कल चीफ जस्टिस की तकरीर। 184, 185 और 186 ये उसकी ज्यूरिसडिक्शन है, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, एपरेट ज्यूरिसडिक्शन और एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन। 191 जो है वो प्रोवाइड करता है रूल्स बनाएगी सुप्रीम कोर्ट अमूम, और 80 में रूल्स बने जो आज तक सुप्रीम कोर्ट के रूल्स हैं और वो इसी तरह चले आ रहे हैं। हालांकि रूल्स में और कानून में वक्त के साथ साथ तब्दीली मॉडिफिकेशन होनी चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ रूल्स को ना मॉडिफाई किया जाता, अव्वल तो बनाए नहीं जाते। बैंकिंग कंपनीज का जो बैंकिंग रिकवरी का एक लॉ है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रिकवरी ऑफ लोन ऑर्डिनेंस 2001, उसमें रूल्स का हवाला था, रूल्स बनेंगे। 2016 में जाके उसके रूल्स बने, वो भी नामुकम्मल से, सिर्फ उसकी एक सेक्शन 15 है, सेल विदाउट इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट, उसके मुतालिक रूल्स हैं, वो अगर आप रूल्स। इसी तरह 1973 में वकला का ये जो प्रोफेशन है, जैसे 73 के कॉन्स्टिट्यूशन में आपने आर्टिकल 18 में पढ़ा कि फ्रीडम ऑफ ट्रेड प्रोफेशन ये होगा, लेकिन लिखा है सब्जेक्ट टू लॉ है, यानी कि लाइसेंस अगर किसी के रिक्वायर्ड है तो लाइसेंस लेना पड़ेगा, यानी कि हर आदमी कहे कि मुझे फ्रीडम ऑफ ट्रेड ऑफ बिजनेस ऑक्यूपेशन है तो मैं वकील बन गया। इसी तरह 73 में लीगल प्रैक्टिशनर एंड बार काउंसिल एक्ट 1973 आया, 22 फरवरी 1973 को इसे असेंबली प्रेसिडेंट ने और ये कानून बन गया। उसकी सेक्शन 55 जो थी, उसके 9 चैप्टर हैं, 9th चैप्टर मिसलिनियस का, और चैप्टर 8 जो है वो सेक्शन 55 कहती है कि पाकिस्तान बार काउंसिल अपने रूल्स बना सकते हैं रेगुलेट करने के लिए उस एक्ट को 73 में। 56 में सूबाई बार काउंसिल और इस्लामाबाद हाई कोर्ट, इस्लामाबाद बार काउंसिल अपने रूल्स बना सकते हैं, तो उसके तहत ये रूल्स बने। वो तो एक्ट था ना पेनेट के, कैसे वकील इनरोल होगा, क्या होगा, और बार काउंसिल्स कैसे तश्कील पाएंगी, रोल ऑफ क्या होगा, तो वो तो उसके टोटल चैप्टर 9 थे, सेक्शंस उसकी जो थी उसका एक शेड्यूल था, और वो कुल जो है 1 to 69 सेक्शंस पे मुश्तमिल था। 8 मैंने बता दिया, 2 सेक्शन है 55 और 56, उसके तहत रूल्स बनने। 55 के तहत ये रूल्स हैं जो कि अभी आप उसका एक चैप्टर 12 पढ़ेंगे जो कि एथिक्स से मुताल्लिक़ है। ये जो रूल्स हैं ये बने, पाकिस्तान बार काउंसिल ने जो रूल बनाए 1976 में बनाए, 21 मई 1976, ठीक। फिर बार काउंसिलों ने जो रूल्स बनाए, 2020 में बलूचिस्तान का बना बार काउंसिल, 2017 में इस्लामाबाद बार काउंसिल वो जो कैपिटल की है और सिंध का बना, और 2010 में केपी का बना, ये जो NWFP कहलाता था, और 1974 में पंजाब बार काउंसिल ने रूल्स बनाए। ये जो रूल्स हैं 42, ये रिवॉल्व कर रहे हैं कैनन ऑफ एडवोकेट से और एटिकेट से और एथिक्स से, ठीक, कि एक वकील का कंडक्ट क्या होना चाहिए अदालत के से, क्लाइंट से, वकला से और एक जनरल पब्लिक से। तो एक की है, आपको भी मिली होगी, वो की है सिर्फ 3 सफ़े की, उसमें ये 42 रूल्स जो है ना समराइज कर दिए हैं। इसको हम एक दफ़ा रीड कर बता देते हैं या रीड कर लेते हैं, और एक छोटा सा MCQs करके आज के चैप्टर, आज के इस पेपर को जो 10 नंबरों का है वो ख़त्म करते हैं। पहला जो रूल है 134 है, वो है कंडक्ट ऑफ एडवोकेट विद रिगार्ड टू अदर एडवोकेट्स। ये वो 11 रूल्स हैं 134 से 144। इसी से MCQs तैयार हो जाएंगे। एक छोटा सा MCQs आखिर में मैंने दिया भी है, उसमें भी आपको भी आया है, A वाला 1 वाला, वो कर लेंगे। ये है, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द एवरी एडवोकेट टू अपहोल्ड एट ऑल टाइम्स द डिग्निटी एंड हाई स्टैंडर्ड ऑफ हिज प्रोफेशन, ठीक है। 135 है, एन एडवोकेट शैल नॉट सॉलिसिट प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट बाय एडवर्टीजमेंट। ये है कि इश्तहार वगैरह नहीं देगा, सिर्फ खास डायरेक्टरीज जो होती हैं प्रोफेशनल, उनमें इश्तहार दिया जा सकता है, यानी जैसे इश्तहार दिए जाते हैं ना, वो हकीम देते हैं या कोई दवाई का दिया जाता है, ऐसा। अद्वियात वगैरह के लिए भी सब्जेक्ट टू वो NOC होता है, लेकिन ये दे ही नहीं सकते।
136, an advocate shall not employ any other person to solicit or obtain professional employment. यानी किसी को एम्प्लॉयमेंट पे नहीं रखेगा कि मेरे लिए केस लाओ, ये किस्म का टाउटिज्म को कंट्रोल करने के लिए। 138 कह रहा है, एन एडवोकेट शैल नॉट इन द एब्सेंस ऑफ द अपोजिंग काउंसिल। अच्छा, 137 है, एन एडवोकेट शैल नॉट कम्युनिकेट अबाउट ए सब्जेक्ट ऑफ कंट्रोवर्सी with a party represented by an advocate in the absence and without the consent of such advocate। यानी किसी कंट्रोवर्सी में के लिए किसी पार्टी से उसके वकील की अदम मौजूदगी में या उसकी इजाज़त के बगैर कम्युनिकेशन नहीं करेगा, गुफ्तगू नहीं करेगा। 138 है, एन एडवोकेट शैल नॉट इन द एब्सेंस ऑफ अपोजिंग काउंसिल कम्युनिकेट विद और आर्ग्यू बिफोर ए जज और जुडिशियल ऑफिसर एक्सेप्ट इन ओपन कोर्ट। ठीक है, किसी वकील की गैर मौजूदगी में आर्गू नहीं करेगा ओपन कोर्ट के अलावा। ओपन कोर्ट में बात का इजाज़त होती है ना कि एक्स पार्टी चल रहा है या वकील नहीं आया, उसका आप आर्गूमेंट कर रहे हैं, यानी किसी जज या जुडिशियल ऑफिसर के आके गुफ्तगू नहीं करेगा। ये नहीं चैम्बर में मिलने चला गया और अपना केस बयान करके आ गया, कहीं मिल गया मस्जिद में, उसके साथ नमाज़ पढ़नी शुरू कर दी, आते जाते उससे केस भी डिस्कस करना। मैं तो ऐसा ही नॉलेज के लिए बात कर रहा था। 139, a client proffer of assistant of additional advocate should not be regarded evidence of want of confidence। ये भी है, अगर वो कहता है कि एक वकील को आपकी असिस्टेंस के लिए रख लिया जाए, किसी भी वजह से नीचे से वो चला रहा था या उनका अपना फैमिली लॉयर है कुछ, तो उसको ये नहीं समझा जाएगा कि क्लाइंट को उस पे कॉन्फिडेंस नहीं है, उसका सब वकील ये ना समझे, बल्कि ठीक है। 140, क्लाइंट्स नॉट एडवोकेट्स आर द लिटिगेंट्स। ये एक असूल है कि वकील जो है वो लिटिगेंट नहीं होता, वो सिर्फ एक केस प्रोफेशनली प्लीड करता है इन अकॉर्डेंस जो भी उसके तरीके होते हैं, एविडेंस करानी है, आर्गूमेंट कर रहे हैं, कैसे प्लेस करता है, हर एक का अपना हुआ है, उस नॉर्म के अंदर प्लेस करता है। और उसके जज्बात जो है ना वो क्लाइंट की तरह नहीं होते कि केस हार गया, जीतना है लाजमी, या मैं ही सच पे हूँ, बस केस हार गया तो एक स्टेज के बाद एक आध अपील दी हुई है, उधर जाएगा तो केस बस जीत गया तब भी, हार गया तब भी, उसकी प्रोफेशनल ड्यूटी पर्सनल नहीं है, उससे ज़्यादा नहीं है, वो लिटिगेंट नहीं है, और लड़ाई उसकी न दूसरे वकील से न दूसरे क्लाइंट से। तो केस की हद तक है एक थॉरो प्रोफेशनल जो है ये असूल बयान कर दिया, और अगर इस असूल पे अमल कर लिया जाए तो बड़ी सहूलत हो जाती है। नो डिवीजन ऑफ फी विद एनी पर्सन फॉर लीगल सर्विस इज प्रॉपर। ठीक है ना, डिवीजन ऑफ फी नहीं होगी। वो अगर कोई और वकील एंगेज होता है, वर्क के हिसाब से डिवीजन होती है, वो आगे इसमें बयान कर दिया, ठीक है, लेकिन डिवीजन ऑफ फी नहीं होगी। ये भी कहीं सॉलिसिटिंग को, केस लाने को, उसको वो करने के लिए कह रहे हैं। 143, जूनियर एंड यंगर मेंबर्स शुड ऑलवेज बी रिस्पेक्टफुल टू सीनियर एंड अदर मेंबर्स। के जो जूनियर और यंगर मेंबर्स ऑफ द बार हैं वो सीनियर्स की इज्जत करेंगे। ये प्रोफेशन जो है सीनियर्स, एक इसका मैं आपको बता दूं कि 4 तरह के वकील होते हैं। एक वकील होता है, जैसे आप इनरोल होने के लिए लॉ गेट का इम्तहान दे रहे हैं, आप इनरोल हो जाएंगे प्रोविंशियल बार काउंसिल्स में और आप सबॉर्डिनेट कोर्ट के वकील हो गए। 2 साल के बाद आप हाई कोर्ट के वकील हो जाएंगे। 2 तरह के वकील हो गए, एडवोकेट्स ऑफ लोअर कोर्ट से सबॉर्डिनेट कोर्ट, एडवोकेट्स ऑफ हाई कोर्ट। फिर 7 साल की, पहले 10 साल थी, 7 साल के बाद आप फिटनेस सर्टिफिकेट लेके एक प्रोसीजर में पाकिस्तान बार काउंसिल आपको एक लाइसेंस दे देगी सुप्रीम कोर्ट का, अगर वो आप क्लियर करें। उसके बाद भी ये 3 किस्म के वकील हो गए। वो एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, उस एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट में भी है, वो है सीनियर एडवोकेट। एक अलग रोल होता है, उसे चीफ जस्टिस बाकी वकला से मशवरे से जो सीनियर वकील होते हैं उनमें से जिसको सीनियर वकील का डेजिग्नेशन देना होता है, जैसे कि वो क्वीन काउंसिल होता है, ठीक है, इंग्लैंड में, इस तरह का उसे सीनियर एडवोकेट का अलग रोल होता है, उसे सीनियर एडवोकेट कह दिया जाता है। पाकिस्तान में पहले बहुत कम थे, सिर्फ प्रोफेशनल वकील होते थे, लेकिन हमारे मुल्क में एक वक्त आया, एक तहरीक चली वकला की, उसके बाद सियासी बुनियादों पे भी सीनियर एडवोकेट्स या जिसने चीफ जस्टिस को 2, 4, 5 मनफी बातें की उसको भी चुप कराने के लिए सीनियर एडवोकेट बना दिया, ठीक। लेकिन वो चौथी
एक वो भी है सीनियर एडवोकेट। हर आदमी सीनियर एडवोकेट नहीं होता, हर वकील। सीनियर एडवोकेट वही है जिसको वो रोल साइन करवाया जाएगा सीनियर एडवोकेट्स का, और चीफ जस्टिस से बुला के सीनियर एडवोकेट का टाइटल। ठीक है, डिक्लाइन तो हुआ है ना, चीजें गिरी हैं स्टैंडर्ड। और ये जो आपका लॉ गेट का इम्तहान है, ये भी एक कोशिश है, लॉ लेट का इम्तहान है, या आपसे वो जो हाजिरी 15 दिन के जुडिशियल एकेडमी में प्रेजेंस में जो कोर्स करवाया जा रहा है, ये उस स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करने की, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटियां जो हैं उनका भी इम्प्रूव करने की कोशिश की, इम्प्रूव करने की कोशिश है, जो कि 2018 का जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, जो 2019 में रिपोर्ट हुआ, तो उसकी तादाद 100 की गई, लॉ कॉलेजेस के स्टैंडर्ड मेंटेन किए गए और ये इम्तहान रखे गए। तो ये एक कोशिश। अच्छा, हम कहां तक पहुंचे? 142, uphold the order of the precedents in accordance with the role of advocate maintained by the bar council। यही वही जो है जो सीनियरिटी को बता रहा है कि इन अकॉर्डेंस ऑफ द रोल के तहत। देखें, ये एक चीज है कि कौन सीनियर है। एक आदमी आया, उसके सफेद बाल थे, फौज से रिटायर हो गया, वकील बन गया, आप मेरा सीनियर। ऐसा नहीं, रोल से सीनियरिटी चलेगी। जैसे मेरा नंबर है 3307, अब 3308 वाला, फौज में भी इसी तरह। एक दफ़ा जो पीएन नंबर लग गया, जैसे पीएन नंबर है उसका 108, उसके बाद उसी बैज वाले को 109 लगा, सीनियरिटी में नीचे आ गया। जो 110 वाला है वो आदमी सीनियरिटी में सीनियर ही रहेगा, वो बेशक मेजर पे जैसे रिटायर हो जाता है 70%, वो दूसरे चलते हुए लेफ्टिनेंट जनरल हो गए, लेकिन वो जो पीएन नंबर लेके चल रहा है ना पीछे वाला, वो सीनियर ही रहेगा, वो सर ही कहलाएगा। उसका एहतराम सीनियर के तौर पर किया। वो ठीक है, अपनी रिटायर एज किसी वजह से वो आगे नहीं गया और रिटायर हो। वकालत में भी एक आदमी जिसका नंबर जो है पहले है एनरोलमेंट, यानी उसी से काउंट होगी ना, रोल में उसका नंबर पहले, वो ही सीनियरिटी की इन अकॉर्डेंस रहेगा। और असूल ये है कि पहले लॉ ऑफिसर्स यानी अटॉर्नी जनरल एडवोकेट करते हैं, सीनियर एडवोकेट्स को भी प्रेफरेंस होती है, वो जो मैंने आपको बताया जो आर्गू करने की। और जो वकला होते हैं, जैसे एक 3 वकला पेश हो रहे हैं, उनमें जो सीनियर वकील होता है वो आर्गू करता है उस पार्टी की तरफ से, अनलेस कि वो खुद कहे कि नहीं, वो नहीं, कोई और जो उससे कम सीनियर है वो आर्गू करे। 143 है, जूनियर यंगर मेंबर्स शुड ऑलवेज बी रिस्पेक्टफुल टू सीनियर्स एंड अदर्स मेंबर्स। ठीक है। 144, where more than one advocate is engaged on any side, it is the right of the same member to senior member to lead the case and the junior member should assist him unless senior so wants। ये बता दिया आप। ये अब जो है ना 134 से 144 तक, ये वो पोर्शन जो कंडक्ट ऑफ एडवोकेट है विद रिगार्ड टू अदर एडवोकेट्स, 11 रूल्स हैं ये आपको। अब 145 से 158 तक जो रूल्स हैं ये 14 हैं इन नंबर, और ये है कंडक्ट ऑफ एडवोकेट विद रिगार्ड टू क्लाइंट्स। 145, एन एडवोकेट शैल नॉट एक्वायर एन इंटरेस्ट एडवर्स टू ए क्लाइंट इन द प्रॉपर्टी इंटरेस्ट इन्वॉल्व इन दिस केस। ठीक है, यानी वो केस लड़ रहा है तो ये अर्थ नहीं करेगा, बस सिर्फ फीस तक जो उसने लेनी है उसका तरीक़ेकार बैरिस्टर साहब ने बताया कि फीस वही है जो एडवांस है। बाद में तो वो भीख की तरह वो जा रहा है, मिल रहा है, नहीं मिल रहा, आपको टहला रहा है, वो जो है तुम्हारी सोसाइटी का कर्ज। हमारी सोसाइटी में क्रेडिट का तो काम ही, जो बाकी कारोबार है ना, चावल का है, दूसरा क्रेडिट का काम खत्म। हमारे पास लोग आते हैं, उनके पास 6.5 करोड़ के डिसऑनर चेक हैं, ये चेक दे दिए। तो वकील की डिग्निटी भी इसी में, तो एक दफ़ा फीस तय करे, उसे एडवांस ले, फिर बाद में ये नहीं कि फीस लेने के बाद वो केस भी भूल जाइए, फिर ये उसका जो है यही एटिकेट्स है कि वो जाएगा अनलेस वो डिस्चार्ज ना हो। उसकी कोई रीजंस होती हैं, 50 का नोटिस, रूल 50 है चीफ कोर्ट रूल्स का, उसका एक नोटिस देता है, वो कोई एक आध रीजन भी लिख देता है, अगली तारीख बताता है उसे, ये तारीख है, कोई और वकील कर लो, और दरख्वास्त भी कोर्ट में देता है, डिस्चार्ज। रूल 49 में जो सिंध चीफ कोर्ट रूल का है ओरिजिनल साइड का, उसमें क्लाइंट नोटिस है कि मैं अब आपको वकील नहीं रखना। ठीक, दोनों पे ये एक किस्म की जो विल पे ये एंगेजमेंट है, क्लाइंट की भी मर्जी है नहीं कि उसने वकील कर लिया, और वकील को भी नहीं है अगर क्लाइंट का रवैया उसका इस्माद नहीं है,
या वो वकील समझता है कि किसी और को करना चाहता है और आप, तो वो इन सूरतों में वो डिस्चार्ज हो। लेकिन जब तक वो डिस्चार्ज नहीं हो रहा तो उसने उस केस में जाना है, उसकी कोई मुद्दत नहीं है। हमारे तो उस्ताद जो थे जिनका रजिस्टर कमाल असफर साहब क्लाइंट आते थे, कितनी देर में तय होगा? उन्होंने कहा सिविल सूट 2 से 20। उसकी क्या मुद्दत बताई? 20। खैर 20 से ज़्यादा साल भी हमने केस चलाया, कोई ऐसा मसला नहीं। वो बार काउंसिल का ट्रिब्यूनल होता है, वकील साहब की तरफ से हम गए थे, तो जज साहब ने पूछा था सलाउद्दीन प्रॉब्लम, हमने कहा नहीं इसमें तो इश्यूज फ्रेम हो गए, लिखा हुआ कि CP से अप्लाई हो। उन्होंने, वो अदर साइड चाहती थी बस हेयरिंग और बार ट्रिब्यूनल कैंसिल करते थे। हमने कहा ये तो CPC का प्रोसीजर, और CPC के लिए हमारे उस्ताद ने कहा कि 2 से 20 साल। तो पंवर साहब ने पूछा था कि 20 कम नहीं हो सकते? मैंने कहा नहीं, उस्तादों ने 20 साल बताए, ज्यादा तो होते देखे, कम का कोई। तो 20 साल भी केस में आपने उसी तरह जाना है, फीस आपने 20 साल पहले ली, तैयार होके उसकी तैयारी करके, क्योंकि आपका यही कंडक्ट जो है ये अदालतों में, वकला में, आपके क्लाइंट्स के अंदर जाएगा। और अगर आपने, जैसे हमारे एक मरूम दोस्त थे, उनकी मुद्दत वकालत थी 6 महीने, 6 महीने के बाद वो एक वकील साहब कहते थे कि मैंने क्रिमिनल के केस देता हूँ, उसके बाद वो क्लाइंट जो है ना, मेरे सुबह सवेरे फ़ोन आता है, वकील साहब नहीं पहुँचे, मेरा मुंशी भी तंग है सर, इसको क्यों इंगेज करते हैं? तो ये मुद्दत वकालत जो है ना, ये 6 महीने नहीं, आपने जाना है, आपने एक जिम्मेदारी ली है। नए केस आ रहे हैं, ये नहीं है कि उस फीस पे ही आपका गुजारा सर, नए केस आ रहे हैं, पुराने जा रहे हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि पुराने केस की अहमियत खत्म हो। जितना वो पुराना होता जाता है, उसकी आपने चीज़ें बनाई हुई हैं, उसकी फाइल बनाई हुई है, आप जाएंगे उसी तरह आर्गूमेंट करेंगे जैसे कि किसी नए केस में करना है। यही इस प्रोफेशन का वो है। ये नहीं कि एक क्लाइंट पुराना हो गया, आ नहीं रहा, या राब्ते में नहीं है, या देर से राब्ता करता है, तो आप सिर्फ उसी का केस लाएंगे जो रोज जो है आपको तंग करता है कि कल केस लगा हुआ है। ये आपकी एक प्रोफेशनल और अखलाकी जिम्मेदारी है। 146 है, एन एम्प्लॉयमेंट शैल नॉट एक्सेप्ट एम्प्लॉयमेंट एडवर्स टू ए क्लाइंट और फॉर्मर क्लाइंट। 147, ठीक है ना, उसके एडवर्स कोई चीज जो है ना, अपने क्लाइंट के इंटरेस्ट से मावरा आ गया, एक क्लाइंट, मुखालिफ क्लाइंट आ गया, मुखालिफ पार्टी, और उसने कहा ऐसा है कि ये तो केस है हमारा, एक बैंकिंग का भी केस है सर, वो भी आपने करना। अब वो आपने केस नहीं लेना, आपका तो इंटरेस्ट उसके साथ भी पैदा हो गया। वो केस खत्म हो जाए, वो बात खत्म हो जाए, वो क्लाइंट अपना चलता हुआ बाद में आए, वो एक अलग बात है, जब कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। ठीक। 147, एन एडवोकेट शैल नॉट एक्सेप्ट प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट विदाउट फर्स्ट डिस्क्लोजिंग रिलेशन इफ एनी विद द एडवर्स पार्टी। अगर वो आया है किसी एडवर्स पार्टी के बारे में केस लेके और आपका कोई ताल्लुक, आप उसके ऑलरेडी वकील हैं, ऑलरेडी वो मशवरा करके जा चुका है, या कोई अजीजदारी है या कोई है, तो आप उसे बताएंगे कि ये जो तुम बात करने आए हो, इस क्लाइंट से, मुखालिफ आदमी से मेरा ये ताल्लुक है और मुझे शायद आपकी बात नहीं सुननी चाहिए, या आपका वकील मुझे बनने से माजूरी, ताकि ये ना हो कि वो आपको अपनी चीज़ें दे के चला जाए, या वो ही समझे कि मैंने तुझसे बातें सारी बता दी, तो बाद में बताया तो ये तो मेरे फर्स्ट कज़न का केस था और ये तो बात गलत हो गई, आपने डिस्क्लोज कर नहीं मेरा ये। और ये आदमी कल ही मुझे फाइलें दे के गया है कि आपको एक पार्टी की तरफ से एंगेज करेंगे जो साथ है, तो अब मैं आपका वकील नहीं हो सकता, ठीक है आप आए। 148, एन एडवोकेट शैल नॉट रिप्रेजेंट कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट, ये भी है। 149, एन एडवोकेट शैल नॉट हिमसेल्फ और इन बेनामी परचेज एनी प्रॉपर्टी फोरक्लोजर और जुडिशियल सेल। अच्छा, ये जो जुडिशियल सेल होती है ना, इसमें जो वकला का इंटरेस्ट होता है, बाद वकला का काम यही है, ऑक्शन होगा उसमें जाएंगे, हालात तो यही हो गए ना, एक बैंक का वकील होता है, एक बैंकर होता है, एक रीडर होता है, एक प्रिजाइडिंग अफसर होता है, एक ऑक्शन परचेजर का वकील होता है, प्रॉपर्टी बिकती है। लेकिन मैं ذاتی तौर पर समझता हूँ उसमें एक और फर्द भी इन्वॉल्व होता है ऑक्शन कराने में, वो होता है मॉर्गेजर का वकील। आर्गूमेंट वो बढ़ बढ़ के करता है, लेकिन उसका इंटरेस्ट होता सेल के अंदर है। आजकल माहौल ऐसा ही है, आपने ऐसे माहौल को पैदा नहीं करना, ये इंटेग्रिटी आप में नहीं रहेगी, आपकी वकालत कहीं नहीं बचेगी। एक केस में आप छुप के कर लेंगे, 2 में कर लेंगे, ये छोटी सी मार्केट है, इसमें तो वो इल्ज़ाम भी आपने सहना है जो आपके ऊपर
जो आपने कभी सोचा भी नहीं कि ये आपने काम किया। तो ये तो हकीकत है कि आप मॉर्गेजर के वकील थे और आपको दूसरी तरफ से एक ऑफर हुई और आपने ऐसे आर्गूमेंट किए शानदार किस्म के कि प्रॉपर्टी अगर ऑक्शन नहीं भी होती थी वो ऑक्शन हो गई, और आपने कहा कि आज मैंने ये गाड़ी ली है और अगले ऑक्शन में मैं जो आप गाड़ी आप बता रहे हैं ये भी ले लूंगा। ये वकालत नहीं है। इससे बेहतर है कि कोई और काम किया जाए जो उससे मिल सकता। और यही वो कह रहा है, आपने इंटरेस्ट जो है ना वो नहीं लेना है कंफ्लिक्टिंग। 149 एन एडवोकेट शैल नॉट हिमसेल्फ और इन बेनामी, ठीक है, बेनामी में भी नहीं आएगा, फोरक्लोजर में भी नहीं आएगा, ऐसे कामों में भी नहीं आएगा। अच्छा ये प्रॉपर्टी या फीस दे पा रहे तो ऐसा करते हैं, ये 8 कनाल है ना, 2 कनाल जीतने के बाद ये जो है ना ये भी नहीं, कॉन्टीजेंसी बेसिस नहीं। वो जज साहब थे ना, उनके भाई को सिफारिश की है मरूम, सुप्रीम कोर्ट तक गए, हाई कोर्ट में जज थे। किसी ने कहा ये प्रॉपर्टी 70 कनाल है, तो उसने कहा क्या दोगे क्या, भाई से पूछवाया तो भाई ने कहा उनके पास तो पैसे नहीं है। वो कहते हैं ज़मीन देख रहे दे देंगे 10 कनाल। तो जज साहब ने जवाब दिया कि मौका महीना ज़मीन देखने आएंगे, अगर ज़मीन पसंद आ गई तो ये टर्म्स ठीक हैं, नहीं तो मेरिट पे फैसला होगा। तो आप समझ, यानी इंटरेस्ट जो है ना उस प्रॉपर्टी में क्लाइंट की, यानी इसका मतलब वकील नहीं रहे, आप एक किस्म के पार्टनर बन गए इन दैट केस। तो आपने कोई इस किस्म की कॉन्टीजेंसी प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं करना। एन एडवोकेट शैल नॉट कमिंगल द प्रॉपर्टी ऑफ क्लाइंट विद हिज ओन। अच्छा वो इश्तराक, उसके अंदर पार्टनरशिप, उसके कारोबार में, उसकी उसमें वो भी वकील नहीं करेगा, क्योंकि वकील एक प्रोफेशनल आदमी, उसका ताल्लुक सिर्फ केस तक है। ठीक है, केस तक, उन डॉक्यूमेंट्स तक, उन हकायक तक जो एविडेंस के तौर पे पेश हो सकते। एन एविडेंस शैल नॉट एडवाइज द कमेंसमेंट ऑफ प्रोसिक्यूशन और डिफेंस ऑफ द केस। वो जब तक उसे एंगेज नहीं किया जाएगा, कहा नहीं जाएगा कि आप एंगेज, वो कोई एडवाइस वगैरह नहीं। ये तो लोगों के घरों में जाके, दफ्तरों में जाके, या कोई आदमी बैठा उसे जबरदस्ती ये पूछ के तुम्हारा केस क्या है, और फिर उसे मशवरा देना। इसकी जो मशवरा लेने आएगा वही आपके मशवरे की इज्जत। आप देते ना किसी को मशवरा, वो सुनेगा नहीं, लेकिन जब उसको ज़रूरत होगी लोग कहेंगे अच्छा ये मैटर था बैंकिंग का, आपने वहाँ जाना है, इतना टाइम लेना है, वो जब आएगा तो आपकी बात को अहमियत देगा। और अगर आप खुद जो है ना खुदाई खिदमतगार बने होंगे ना, जगह जगह मशवरे दे रहे होंगे, आपकी भी अहमियत नहीं रहेगी, ना उस मशवरे की अहमियत होगी, और ना ये वकील का काम। 153 नहीं 152 है, एन एडवोकेट इन इज प्रोफेशनल कैपेसिटी शैल नॉट एडवाइज द वायलेशन ऑफ एनी लॉ। अगर कहीं लॉ की वायलेशन में भी नहीं कोई एडवाइस देगा। ठीक है, इट इज द राइट ऑफ एन एडवोकेट 153 टू अंडरटेक द डिफेंस ऑफ ए पर्सन एक्यूज ऑफ क्राइम रिगार्डलेस ऑफ हिज पर्सनल ओपिनियन। मेरी राय है एक आदमी के बारे में कि ये आदमी ठीक नहीं होगा ठीक, लेकिन वो जो एक केस है इसके लिए आया है, उसमें डिफेंस काउंसिल में बनने में बात रुकावट। आपने तो डिफेंस की बात करनी कि देखें कागजात ये बता रहे हैं कि ये तो वो अलाउद्दीन अब्बासी है ही नहीं, इसकी वल्दियत अलग है, इसका नाम अलग है, इसका एड्रेस अलग है। आप उस अलाउद्दीन अब्बासी को पकड़ लिए जिसने लाड़काना आज तक देखा नहीं, आप कहते हैं क्राइम। तो आपको उस हद तक रहना है। ये और बात है आप कहें नहीं ये अलाउद्दीन जो है ये तो बस ठीक नहीं है, और अलाउद्दीन को तो मैं जानता हूँ। आपने अपने केस की हद तक अपनी ओपिनियन जो है उसकी पर्सनल ओपिनियन, और ये काम जजेस के लिए भी है कि एक क्लाइंट के बारे में कोई बात सुन ली, एक जो मुल्ज़म है, एक मदई है, उसको नहीं ले, उसे सुनना ही नहीं, उसने तो देखना है आर्गूमेंट्स क्या है, डॉक्यूमेंट्स क्या है, लॉ क्या है, उसके मुताबिक। वो आदमी बज़ाहिर जैसा भी उसको नजर आ रहा हो, या उसकी पर्सनल नॉलेज कुछ भी हो, केस की हद तक बात जो है वो मेरिट पे, कागजात पे, और डॉक्यूमेंट्स पे, और आर्गूमेंट पे, और केस और लॉ पे। ठीक है, ये है 154 इन फिक्सिंग फी एडवोकेट शुड अवॉइड चार्जेस विच ओवर एस्टिमेट देयर एडवाइस एंड सर्विस एज वेल एज दोज विच अंडर वैल्यू देम। ये फीस के लिए एक असूल बताया है कि ना ही ओवर वैल्यू करके फीस बताए, ना ही वो अंडर वैल्यू। एक जो मुनासिब अपनी खिदमात की मुआवजा वो समझता है कि ये होनी चाहिए,
वो ही फीस उसे कोट करे और उतनी ही वसूल करे। 155. Controversies which client comments concerning compensation are to be avoided by the advocate so far as shall be compatible with his self-respect. ये भी ठीक है। ऐसी कंट्रोवर्सीज में इसीलिए कहते हैं क्लाइंट से ज़ाती उस तरह की जो इंटेलिजेंस है ना, वो भी बस एक प्रोफेशनल हद तक रहे आपकी, एक कर्सी की हद तक, एक इस्लाम आदमियत की हद तक, एक क्लाइंट की हद तक, एक प्रोफेशनल तक। उससे ज़्यादा जो है ना वो कोई भी उसका जेंडर हो या क्लास हो वो मुनासिब नहीं। 156. It is improper for an advocate to assert in arguments his personal belief in the client's innocence or in the justice of his cause. ठीक है, ये भी होगी। पर्सनल को आर्गूमेंट करने हैं बस, प्रोफेशनल केस के मुताबिक एग्जिबिट क्या थे, लॉ क्या था, कैसे शुरू हुआ, बैकग्राउंड क्या था, इससे आगे नहीं। पर्सनल कोई वो अपने अकीदे नहीं बताने कि मेरे सामने उसने ये कहा, तुम्हारे सामने कहा तो तुम क्या कोई एविडेंस का एग्जिबिट बन गए और उसके ऊपर सजा दे दी जाए, अदालत में केस चलेगा। When an advocate is a witness for his client except as to merely formal matters such as the attestation or custody of an instrument and the like, he should leave the trial of the case to other advocates. ये है कि वो विटनेस है ना, डॉक्यूमेंट वगैरह तो होते हैं ना कि उसने कोई अटेस्टेशन करवा ली सामने, कोई डॉक्यूमेंट उसके पास है ओरिजिनल, ये तो अलग बात है। बाकी उसने विटनेस नहीं बनना, और अगर वो विटनेस है तो फिर वकालत नहीं करनी इस केस में। ठीक। When no harm will result from trial at a different time, agreeing to an extension of time for filing written statement, cross interrogatories and the like, the advocate must be allowed to judge himself. ये है कि बेजा तारीखें नहीं लेनी, आपने तारीखी वकील नहीं बनना कि ये वकील मशहूर है कि आप केस चलेगा नहीं, ये तारीखें लेगा, आज बीमार होगा, आज उम्रे पे जाएगा, ठीक है ना, आज ये हो गया तो आज वो हो गया, आज जाने घर बुलाए, तो ये तारीखी वकील नहीं बनेगा। बेजानी को जरूरी बात हो गई, वो हो जाता है, तो ये हो कि मैक्सिमम मिनिमम उसने कोशिश करी कि केस चले। ठीक है, ये तारीख लेना, केस को तवालत देना, इसमें वो कोई मामलत नहीं करेगा। प्रॉपर जिसका केस तब चलेगा। हाँ, अदालत अगर कोई तारीख दे रही है तो वो एक अलग बात है, उसका ताल्लुक नहीं बन रहा ना। ये नहीं कि वो कहे कि जज जो है उसके पास 3 केस हैं, उसने 2 रख लिए, आपके केस के लिए तारीख दी, आपने कहा नहीं मेरा केस तो आज ही चलेगा। ये तो मैंने पढ़ा था उसमें 158 रूल में कि मैंने तवालत का हिस्सा नहीं बनना, ये काम नहीं करना। वैसे भी जज भी एक इंसान होता है, वकील भी एक इंसान होता है, गवाह भी एक इंसान होता है, मुखालिफ वकील भी इंसान होता है। जब तक इस्लाम में आदमियत का असूल जो कि इससे नजर आ रहा है वो नहीं होगा तो वकील नहीं बन सकते। जज की कैपेसिटी 2 केस चलाने से ज़्यादा अगर उस दिन नहीं है, आपने जहां अगर बहुत इसरार करके उसे मजबूर भी कर लिया तो आपको कोई नताइज सामने नहीं आएगी, ना अच्छा जजमेंट आएगा। एक आदमी से उसकी जो कैपेसिटी है उससे ज़्यादा कोई चीज़ करवा के आप कोई भी नतीजा हासिल नहीं कर सकते। बात आगे निकल जाएगी। एक आदमी की कैपेसिटी उसकी 4 घंटे काम है, जब 5वां 6वां 7वां 8वां अपने कुर्सी से बैठाया हुआ है, लेकिन 4 घंटे की आउटपुट नहीं आएगी। हमारे एक अजीज हैं, ये रेंटल पे नहीं होते, ये स्निफिंग डॉग्स होते हैं, इसका काम करते हैं एयरपोर्ट पे, नहीं ये कुत्ते उससे जो सूंघते हैं। 3 घंटे से ज़्यादा एक दिन में उसकी वो नहीं होती। आप उससे 8 घंटे का किराया तो ले लेते हैं, 8 घंटे खड़ा हुआ है, लेकिन 5 घंटे वो ऐसे खड़ा हुआ है, बस सूंघ रहा है, लेकिन उसकी जो ताकत थी ना, जो भी कुदरत ने दी है ट्रेनिंग के जरिए या वैसे, वो 3 घंटे बाद खत्म हो गई। मर भी जल्दी जाते हैं ऐसे कुत्ते, उसको वजह होगी जो। तो एक कैपेसिटी से ज्यादा, अपनी भी कैपेसिटी से ज्यादा केस लेना, अपनी कैपेसिटी से ज्यादा चीजों को वो करना, अपनी कैपेसिटी से ज्यादा पढ़ाई करना। 2 घंटे आपका पढ़ाई है जहाँ ठीक है, तीसरा चौथा 5वां 6ठा घंटे 4 घंटे की आउटपुट आप देखेंगे खुद ही नहीं आ रही होगी, 10 मिनट से ज्यादा नहीं, और फ्रेश होंगे आप। 1 घंटे में चीज को तैयार किया और चला। अच्छा, क्या हुआ? ये कह रहे हैं
अच्छा, व्हेन एन एडुकेट इज रिटनेस, अच्छा वही भी हो गया, ये भी हो गया, ये हमने ख़त्म कर लिया ना। अब ड्यूटी ऑफ द एडवोकेट टू द कोर्ट, ये दूसरा हिस्सा आ गया जो 9 रूल्स पे है। ये तीसरा हिस्सा है, ये रूल 159 से लेके 167 तक, ये 9 रूल्स हैं। उसके बाद जो जनरल पब्लिक से मुताल्लिक है वो 8 रूल्स हैं। ठीक है, ये कोर्ट से जो आपके ताल्लुकात हैं उसके बारे में एक गाइडलाइन दे रहा है। 159 कह रहा है, इट इज द ड्यूटी ऑफ एन एडवोकेट टू मेंटेन टुवर्ड्स द कोर्ट ए रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड, ठीक, तमीज का और रिस्पेक्ट का। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है जो हमारे यहाँ ये जो ज़्यादातर रिटायर होकर लोग आना शुरू हो गए प्रोफेशन, ये तो आपने पाबंदी लगाई लॉ गेट के ज़रिए, स्टैंडर्ड की, एक एज की भी पाबंदी गई। किसी भी प्रोफेशन में एक एज के बाद दूसरा आदमी, या 50 साल बाद मैंने कहा मैं ये चीज़ मैं बन नहीं पाऊंगा, ऐसे को 5% लोगों में कैपेसिटी होगी, 95% वो एज गुजर गई। वो जिस पिछले प्रोफेशन में था उसको लेके आएगा। माइग्रेशन के लिए भी कहते हैं एक इलाके से दूसरे इलाके में एक उम्र है 30-35 साल, उसके बाद जो आदमी करता है वो रहता उसी जगह है हर लिहाज से, ज़हनी तौर पर। तो एक एज होती है अडॉप्ट करने की। अब देखें ना, प्रोफेशन होते हैं 19 साल का लेंगे, उससे ऊपर नहीं लेंगे। उन्हें पता है कि इससे बड़ी उम्र के जो बच्चे हैं 25-30 साल के, वो इसमें मोल्ड नहीं होंगे, इस उम्र में हम मोल्ड कर लेंगे इसकी वो। ठीक है, तो ये जो प्रोफेशन आया ना कि हम मुलाजिम हैं, हम तो और जज अफसर है, ऐसा कोई रिश्ता नहीं। आप भी ऑफिसर ऑफ द कोर्ट हैं, वो प्रिजाइडिंग अफसर। ये रिश्ता इस्लाम के ऊपर और नॉर्म्स के ऊपर खड़ा हुआ। ये थाना नहीं है, ना वो जज थानेदार है जिस तरह वो आजकल चलाने की कोशिश। जब आदमी में कुछ कम मायगी होती है, इल्म होती है, तो वो गुस्से से चीख के और मारपीट के वो अपना काम कराना, अपना वो इन्फ्लुएंस करना, पैदा करना। वो कल्चर तो थानों में भी खत्म हो गया, मॉडल कल्चर। थाने भी ऐसे हो गए जैसे आदमी किसी होटल में चला गया। पुराना होता था, SHO ने देखा दूर से आदमी गेट में दाखिल हो रहा है और लम्हा पालो उसको मारते हुए उसे ले आया, उसे पूछा तुम आया क्यों, छोटी जात का है तो उससे पुकारा, बड़ी जात का है तो जरा नाम ले दिया। उसे कहा मैं तो कंप्लेंट लिखवाने आया, मैं तो मजा ही मार खा चुका बेचारा। ये होता था 76-75, आज कल भी जो दूर दराज जगहों पे होता है। लेकिन दूर दराज जगहों पे भी आज मॉडल थाने, आज ये ख्वातीन है कि कल्चर चेंज हुआ, SHO लेडीज है, माहौल ही कुछ समझ, वो माहौल जो हमने देखा था वो नहीं रहा। तो अदालतों का जो माहौल बनाने की कोशिश की है, उसकी वजह कि कहीं कमी है उस पर रिजाइडिंग अफसर में, उन प्रोसिक्यूशन वालों में, अदर साइड के वकीलों में, या इस वकील में जो कि इधर से पेश है। ये उस प्रोसेस को बाईपास करके डिग्रियों के या ये जो इस सिस्टम को समझे बगैर बस इसमें वो एंटर हो गए। क्योंकि इस प्रोफेशन में इन पाबंदियों से पहले दाखिले की और एंट्री जो है वो मेरे ख्याल है सबसे इजी थी बाकी प्रोफेशन। एक इंडियन सुप्रीम कोर्ट में एक वकील के खिलाफ जो कार्रवाई होती है वो मैं देख रहा था, उसने उसमें रिमार्क्स ले दिए कि इन सब कॉन्टिनेंट, ये हमारा भी मुल्क शामिल हो, द लीगल प्रोफेशन इज प्रोफेशन ऑफ रिजेक्ट्स, ये मुस्तरदशुदा लोगों का प्रोफेशन। और आप अगर थोड़ा सा ये जो सिस्टम में चेंज आई पीछे चले जाए तो ऐसे ही था, जिसको कहीं जगह ना मिली तो उसके लिए आखिरी चॉइस यहीं थी। अच्छा जी, 160 an advocate shall not advise a person whose testimony could establish or tend to establish a material fact to avoid service of process or conceal himself or otherwise to make his testimony unavailable। कि ऐसे मशवरे नहीं देगा कि सर्विस नहीं लेना, घर से गायब हो जाओ, लिफाफा वापस कर दो, अनअवेलेबल हो जाओ उस दिन। यानी कि जो कोर्ट का प्रोसेस है उसको रोकने की कोशिश नहीं करनी, इस किस्म की कोई एडवाइस आप नहीं। सर्विस ले और चला जाए, ये नहीं है कि जब तक वो पब्लिकेशन नहीं होगी तो मैंने नहीं आना, तुम आना इश्तार पे। बैंकिंग में तो उन्होंने चारों एक कर दिए, कहीं सिविल में कहीं उन्होंने अमेंडमेंट की है, उसमें भी कहीं 4 या 5 कर दिए। लेकिन ये जो है ना अभी CPC सिंध में चल रही है, इसमें ये कहते हैं जब प्रोफेशन होगी ना पब्लिकेशन तभी आएंगे, कम से कम 6 महीने से उसके गुजारे ना। अच्छा जी, in 161 an advocate shall not intentionally misquote to a judge
जुडिशियल ऑफिसर, ज्यूरी, द टेस्टिमनी ऑफ ए विटनेस। वो गवाहियों वगैरह को तोड़ मोड़ के पेश नहीं करेगा, कहता कुछ है ये कुछ। An advocate should not communicate or argue privately with the judge as to the merits of the pending cause and deserve rebuke। ये 162 भी क्लियर है कि वो जैसे प्राइवेटली आर्ग्यू वगैरह नहीं करेगा। 163 The primary duty of an advocate engaged in public prosecution is not to convict but to see that justice is done। ये उसका पर्पस सरकारी वकील का, कंप्लेनेंट के वकील का, या ये नहीं है कि कन्विक्ट ही कराना है, वो कन्विक्शन उसकी बनती है नहीं। आपने कहा मैं चूंकि सरकारी वकील हूं, मैं कंप्लेनेंट की तरफ से आया, मैंने इसे सजा दी, इंसाफ के तकाजों को पूरा करें, उस हद तक कोर्ट की मदद करें। Publication in newspaper by an advocate as to pending or anticipated litigation may interfere with a fair trial in the courts। ठीक है, इस किस्म की सारबाजी इनमें नहीं करनी कि कोर्ट में मामला पेंडिंग है, ये है वो है, और वो चीज़ है ही नहीं। कम से कम कोशिश करनी है, कोई मुश्तरी होशियार बाश वगैरह टाइप की कोई चीज़ हो गई जो कि फैक्ट्स पे मुश्तमिल है, रॉन्ग फैक्ट्स नहीं उसमें लिख दें, और वाकई कुछ ऐसा है, वो एक अलग बात है, आपने लिख दिया ये प्रॉपर्टी है, इस पर केस चल रहा है, इस पर स्टे है, बस इस थर्ड पार्टी राइट का आर्डर हुआ है। एक पब्लिक एट लार्ज की, जिसे कहते हैं ना वो नॉलेज के लिए, मुश्तरी होशियार बाश के लिए, इस तरह के जो होते हैं अवेयरनेस। ये है 165 इट इज द ड्यूटी ऑफ एन एडवोकेट टू प्रिवेंट political considerations from outweighing judicial fitness in the appointment and selection of judges। वो भी कह रहे हैं कि पॉलिटिकल कंसिडरेशन है ना किसी वकील की, उसकी अपॉइंटमेंट एज ए जज, उसमें वो चीज़ नहीं आएगी, ये रिकावट नहीं होगी कि फलानी पॉलिटिकल पार्टी में सब जज। हर आदमी के चूँकि पॉलिटिकल व्यूज रखने का और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेने का हर शहरी का राइट, सब्जेक्ट टू वो जो चंद है कि मुलाजमत में है या कुछ, तो ये ऐसी कोई मुलाजमत तो नहीं है ना वकालत। लिहाजा आप कहा जाएंगे ये जज बनने चला गया, ये तो फलानी पार्टी में था, ये फर्क नहीं पड़ता, उसका वो देखा जाएगा बाकी मेरिट जो जज बनने का वो है या नहीं। क्योंकि वो कहते हैं जो जज बन गया तो वो तो करीबी लोग तो उसके पास जा ही नहीं सकते, नॉट बिफोर मी हो गया। इंडिया में तो यहाँ तक हो गया कि वो सरकारी घर में बेटा और वो बीवी अगर सिर्फ वकालत करते हैं तो वो नहीं रह सकते, ठीक है, बल्कि वो तो ट्रांसफरेबल पोस्ट है ना, आज यूपी में कश्मीर में चला गया, फिर राजस्थान आ गया, वो अमूमन अपने सूबे में होता ही नहीं, लिहाजा उसका इंटरेक्शन बनता नहीं। 166 It is the duty of an advocate to appear in courts when a matter is called and if it is so possible to make satisfactory alternate arrangement। ठीक है, वो ये कि कोर्ट को डिले नहीं करेगा, जब केस कॉल होगा पेश होगा, कोई ऐसी अरेंजमेंट करेगा, और अगर नहीं आ रहा तो एक ऑल्टरनेट अरेंजमेंट करेगा, मैं नहीं हूँ, मेरा एसोसिएट या ये वकील चला लेगा, या एक ऑल्टरनेट अरेंजमेंट कर देंगे ताकि डिले ना हो। ये नहीं है बीमार हो गए तो उन्होंने 1 साल लगा दिए, ठीक है ना, इलाज कराने चले गए लंदन, 6 साल बाद वापस आए, कोई ऑल्टरनेट अरेंजमेंट करेगा, ठीक। एन एडवोकेट शुड इन जनरल रिफ्रेन फ्रॉम volunteering his or legal opinion or addressing any argument in case in which advocate is not engaged। ये 167 ये आखिरी है कोर्स, यानी ऐसे चीज में आर्गुमेंट नहीं करेगा जिसमें उसे एंगेज नहीं किया गया या कोर्ट ने नहीं कहा, कोर्ट ने हमें कसम ना दिया, अलग बात है। ये नहीं कि 2 वकील आर्गू कर रहे हैं, पीछे से वकील साहब उठे और एक के हक में उन्होंने तकरीर शुरू कर या अपना इल्म जाना शुरू कर, आप अपने केस तक या एज ए ऑडियंस बैठे हैं, जब तक कोर्ट आपसे को असिस्टेंस मांग रही है या कोई क्लाइंट एंगेज कर रहा है उससे असिस्ट करने के लिए किसी और, वो एक अलग बात, आप सो मोटो खुद नहीं चलेंगे। होते हैं हमारे बड़े बड़े सीनियर वकील हैं, पीछे से उठे किसी एक पार्टी के हक में, और मेरा ख्याल आता भी वो बात भी नहीं समझ आ रही कि दोनों के दरमियान मौजूद क्या था। 168 कंडक्ट ऑफ एन एडवोकेट विद रिगार्ड टू द पब्लिक जनरली। 168 से 175 ये 8 है टोटल। ये जनरल पब्लिक से क्या है आपका कंडक्ट, एथिक्स क्या कहते हैं, एटिकेट्स क्या कहते हैं, कैनन्स जो आपकी है वो क्या कह रही है। वो कह रही है एन एडवोकेट शैल नॉट एक्सेप्ट एम्प्लॉयमेंट टू प्रोसिक्यूट और डिफेंड ए केस आउट ऑफ
और फॉर द पर्पज ऑफ हरासिंग एनीवन और डिलेइंग द मैटर। ठीक, हरास करने के लिए केस लेना कि मैं जाऊंगा इस केस में, शोर शराबा करूंगा, आपका वकील अपनी जगह है, मैं डिफेंड नंबर 3 की तरफ एंगेज हो जा सकता हूँ, इसका कोई रोल भी नहीं है, और मैं जाके वहाँ फिर आपको बताता हूँ केस कैसे चलता है, मलाइन करूंगा, 20 आदमी पीछे बैठे होंगे, मुखालिफ के बारे में ये बात करूंगा, या जज से भिड़ लूंगा, ये जज तो हमारी तरफ चलेगा। ठीक, 169 एडवोकेट शुड ऑलवेज ट्रीट एडवर्स विटनेसेस एंड पार्टीज विद फेयरनेस एंड ड्यू कंसिडरेशन। अदर साइड से, दूसरी पार्टी से, विटनेस से किस तरह फेयरनेस के साथ, उससे एक तो एक डिस्टेंस भी होगा, लेकिन आते जाते कोई है तो वो फेयरनेस होगी आपकी, और वो अगर विटनेस बॉक्स में है तो फेयरली, उससे बदतमीजी उसके साथ ये जो होता है। अल्फाइन सिद्दीकी साहब बता रहे थे हमारे पंजाब में जो है ना, ये शहादत कराना, एविडेंस कराना इतना आसान काम है, मुश्किल तो यहाँ भी है लेकिन वहाँ बहुत मुश्किल है, वहाँ कुश्ती भी होती है थोड़ी सी। तो उसमें ये है कि वो कैसे, मैं सरगोदा गया था जब वकील था, तो अदालत में कोई चेयर नहीं थी वकील के पास, तो मैंने कहा चेयर क्यों नहीं है, अपने साथी वकील से पूछा। उसने कहा आपने देखा एक ही रीडर की कुर्सी है, उसने कहा एक ही कुर्सी तो रीडर बैठा हुआ है, उसने कहा वो भी जंजीर से बंधी हुई है, क्योंकि यहाँ वकील दौरान समात, दौरान बहस, दौरान शहादत लड़ाई भी करते हैं और कुर्सियाँ चलाते हैं, कुर्सियाँ हमें। तो इस किस्म का माहौल नहीं क्रिएट करना, ये बड़ा ऐसा नोबल प्रोफेशन, इस प्रोफेशन में शाइस्तगी, एहतराम आदमियत, और ये जो अदालत का एहतराम, कानून का एहतराम, और एक ऐसा इंसान बन के उसने सोसाइटी में घूमना है, जनरल पब्लिक में, या उस तरह रहना है कि लोग समझें कि ये एक अच्छे प्रोफेशन से पढ़ा लिखा आदमी है, नफीस। ये ना हो कि लोग, मुझे एक वो कॉलेज करता आजकल बैरिस्टर साहब, उनके वालिद साहब DIG थे, तो कहते हैं जो घर था ना जब मेरे वालिद SP से, तो हमने ये लिया, पसंद हमको वो था। मैंने कहा पसंद तुमको वो था, लिया ये। उसने कहा मेरी वालिदा ने कान में मेरे वालिद की एक बात कही, जिसके बाद वालिद ने कहा हम यही वाला कर लेंगे। उसने कहा क्यों? उसने कहा मेरी वालिदा ने कहा साथ वाले घर में वकील साहब रहते हैं। मैंने कहा वकील क्या करता है भाई तुम्हारा बाप? उसने कहा नहीं सर ये पुलिस वाला नहीं निपट सकता, इससे केस कर देना था कि मेरा जो ये दीवार बनी हुई है ना, ये 6 इंच इधर, इसने मेरी जगह 6 इंच की जगह इसने 1 फुट दीवार तोड़वानी थी। कुछ ना कुछ इसके मुर्गे ने मेरी तरफ मुंह करके ना इसने छत्ता रख देना था, कुत्ते ने भी उस तरफ भौंकना था, इससे कहने का भी कोई असर नहीं था। हर बात में कहता मैं रिट कर लूंगा, तुम्हारी नौकरी से निकलवा दूंगा। कहते हैं मेरे वालिद का फैसला, मेरे वालिद 1 मिनट नहीं लगाया। बहुत नामी ग्रामी DIG गुजरे हैं, प्रोचांडियो को भी जो एक बहुत बड़ा डाकू यहाँ पैदा हो गया था, उसे भी मारा। यार मतलब ऐसी शोहरत आपने क्रिएट नहीं करनी, बल्कि आपकी ये नहीं कि इस पे मुकदमा कर दो, उस पे कर दो, इस पे पर्चा कटा दो। आपकी शोहरत ये हो कि लोग कहें कि हमने तो कुछ और सुना था वकीलों के लिए, ये तो हमें तो नहीं लगता ये वकील है तो बड़ा शरीफ आदमी। आपने अदरवाइज सोसाइटी, इसी में आपकी इज्जत है, इसी में आपका वकार है, इसी में आपकी आमदन रुतबा जो है और इज्जत में सोसाइटी में और कानून के पेशे का एहतराम बढ़ेगा। जो काम, ये जो काम पकड़ा हुआ है ना, ये इस वजह से कि लॉ गेट वगैरह होता नहीं था, 500 आदमी ने दाखिला ले लिया, सब वकील बन गए। पता लगता है मखसूस ने कभी मैट्रिक का इम्तहान भी सही तरीके से पास नहीं किया। वो यही काम करे, उसका हल्कापन, उसका कारोबार कुछ और है, कोई शादी हाल चला रहा है, रेस्टोरेंट चला रहा है, कब्जे कर रहा है, उसको कवर करने के लिए वकील बन। ये काम आपने नहीं करना, ये काम नहीं करना कि बेवा के घर में गए 22 लाख 22 महीने का किराया एक साथ दे दिया, 22 महीने के बाद जब वो 23वें महीने गई तो उन्होंने कहा ये जो 80 लाख दिए थे ना 22, ये तो बयाना था और ये है मायदा हमारे आपके दरमियान। 4 करोड़ आपने ले लिए डॉलर के और 6 करोड़ हम बैंक में जमा करा रहे हैं, 22 करोड़ का घर है। बेवा फ्लैट में रह रही है कि मेरी एक जरिया आमदन है, शौर छोड़ गया, किराया आता है। कौन बात नहीं कर रहा कि ऊपर क्या होगा, हिसाब होगा, पिछले जन्म में क्या किया था, अगले जन्म में क्या। आपका यहां का ज़मीर क्या कह रहा है इस दुनिया में रहते, और आपका कंडक्ट जो भी सुनेगा। मैं कहता हूं ये बात सच भी है, सच मानने को तैयार नहीं कि 4 करोड़ रुपया आपने प्राइस बॉन्ड में दिए, एग्रीमेंट भी किराएदारी का मौजूद है और 80 लाख रुपया आपने अर्नर्स दिए हुए और एक मायदा वजूद में आ गया कहीं से, उसके गवाह भी वकील साहबान हैं। कुछ तो मतलब है कि बात आप समझ, जब आप सोसाइटी में इस तरह की चीजें फैलाएंगे
तो वकील के लिए क्या चीज कायम होगी, आप मुझे बताएं, क्या राय कायम होगी? क्यों देगा कोई आपको मकान किराए पे? क्यों करेगा आपके साथ कोई भी डीलिंग किसी किस्म की, जब उसे पता है कि अगले डील करने वाला उसने करना ही कुछ और है, पता नहीं क्या करेगा, अच्छा ये भी नहीं पता करेगा क्या, क्योंकि वो तो इतना पढ़ा लिखा या इतना समझदार या कानून को समझने वाला आदमी किसी और का चेक दे देगा। आपका सौदा उससे हुआ है, चेक किसी और का दे दिया, अब उसके खिलाफ क्या कार्रवाई करें, वो आदमी नहीं मिल रहा। ठीक है, नो एडवोकेट, an advocate must 170 decline to conduct a civil cause or to make a defense when convicts with that it is intended merely to harass or injure the opposite person. ठीक हो गया। An advocate, no advocate 171 is obliged to act either as advisor or advocate for every person who may wish to become his client. ठीक है जी। 172 है, no client, corporate or individual, however powerful nor any cause, civil or political, however important, is entitled to receive, nor shall not advocate render any service or advice involving disloyalty to the law. ठीक है, इसमें कुछ समझने वाली बात नहीं। 173, an advocate shall not communicate with, not appear before a public officer, board, committee or body in his professional capacity without first disclosing that he is an advocate. यानी ये नहीं कि आधे घंटे तक उसे समझ ही नहीं आया कि कौन है, आधे घंटे बाद आपने कहा मैं तो इसका वकील हूँ, मैं खुद वकील, आपने अपना तारुफ कराना मैं वकील हूँ फलाने आदमी का, और ये जो भी बात है, ये बीच में नहीं, ये आखिर में नहीं, कोई स्ट्रिंग ऑपरेशन नहीं करने, उसमें जो एक तरीका होता है उस लफ्ज को रखना, खास तौर पर इसमें। 174, an advocate should not accept employment as an advocate in any matter upon merits of which he has previously acted in a judicial capacity. यानी कहीं जज मजिस्ट्रेट रहा है, बाद में वही केस लेना चाहिए, उन केसों पे नहीं वो रखेगा, और हमारे यहाँ ये होता है, वो कहते हैं नहीं वो अलग बात थी, पता नहीं क्या। 174A, no advocate will use this previous designation or post such a retired justice, ex-judge, retired general, ex-attorney general, ex-advocate general, or use any ex-designation, post or calling in any manner. ये जो अपने डिजिग्नेशन कार्ड या बोर्ड में लिखता है ये नहीं लिखेगा, ये बताने के लिए कि ये साहब कभी डिप्टी अटॉर्नी जनरल रहे, कभी फलाने ओहदे पे रहे, ताकि पता लगे, कभी जज रहे हैं तो अब जिन जजों के पास जाएंगे और कहीं हल्का से कह भी दिया कि इन्हीं को तो मैंने पढ़ाया हुआ था, ये तो जूनियर से, ताकि क्लाइंट ये इन्फ्लुएंस लेके यहाँ ये काम की इजाज़त नहीं है। नो एडवोकेट शैल डिस्प्ले outside his office or anywhere else his name on nameplate or board of the size of then 1.5 feet and 2 feet, यानी 1.5 multiply by 2, इससे बड़े की नेम प्लेट या बोर्ड नहीं लगाएगा, फुट एक साइज, यानी बड़ा सा बोर्ड, बस उसका एक साइज दे दिया जो रीजनेबल और जस्टिफाइड हो और वो लगे भी है डिग्निटी है, और उसमें ये कुछ नहीं लिखेगा। और मैं समझता हूँ वो बस वो वकील है, हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का वकील है, या सिर्फ एडवोकेट लिखते हैं, बाद पुराने वकील सीनियर एडवोकेट भी हो जाते थे, सुप्रीम कोर्ट के वकील भी हो जाते थे। अजीज़ मुंशी साहब थे, सिर्फ एडवोकेट लिखते थे, अजीज़ मुंशी एडवोकेट, बस वो तो उससे पता है ना जो आ रहा है कि ये अटॉर्नी जनरल रहा है 3 दफ़ा, ये रहा है, उसको बताना, डिग्रियाँ सारी लिख लेना, ऐसे ही थोड़ा सा ये डिग्रियों से मना नहीं किया, लेकिन काम थोड़ा सा हल्का है। 175, an advocate shall not join or carry on any other profession, business, service or vocation, or shall not be an active partner or a salaried official or servant and to be subject to the terms and conditions of service of government, autonomous body or any other organization, institution, public or private. ये है कि जब वकील होगा तो वो कोई दूसरा काम, नौकरी नहीं करेगा, किसी कंपनी में एक्टिव पार्टनर नहीं होगा, शेयर होल्डिंग अलग होती है, मैंने शेयर खरीद लिए 10,000, वो नहीं, मैं एक्टिव नहीं। मरूसी कारोबार में अगर मैं हूँ और मैं काम नहीं कर रहा हूँ, यानी हमारे वालिद को छोड़ गए, फैक्ट्री छोड़ गए, उसमें मेरा 20% का शेयर है, लेकिन मैं एक्टिव नहीं हूँगा, जाके फैक्ट्री नहीं काम करूँगा, वो 20% का जो भी एक स्लीपिंग शेयर है वो मुझे पार्टनर का वहाँ तो ठीक। बाकी ये नहीं है
कि कहीं काम करूँगा, इवन ये भी नहीं है। तो मैंने एक दफ़ा पढ़ा था पेशावर में, बेचारा कोई स्कूल चलाता था, उससे इन्होंने कहा तुम स्कूल चलाते हो, उससे कोई बातें की मैं वॉलंटियर चलाता हूँ ये, उन्होंने कहा नहीं आइंदा तुम इस किस्म की कोई एक्टिविटी नहीं करोगे। और उसने पॉलिसी टेंडर की। तो हमारे एक दोस्त पढ़ रहे थे, उसने कहा ये जो ही विल नॉट इंडल्ज इन सच टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ ये वो। उसने कहा बेचारा स्कूल ही चला रहा था, मुझे तो पढ़ के ऐसे लग रहा है पता नहीं क्या इसने काम शुरू किया हुआ था। लेकिन ये है कि वो नहीं करेगा, तनख्वाह वाला काम तो करेगा ही नहीं, वो सिर्फ वकालत करेगा। उसकी वजह है कि जब वो काम करेगा तो इस प्रोफेशन की डिग्निटी मुतासर होगी और डबल इंटरेस्ट हो जाएगा, उसने इस प्रोफेशन तक ही अपने आप को महदूद। प्राइवेट जो शेयर होल्डिंग मैंने को बताई साइलेंट किस्म की, ज़मीन की को होल्डिंग चली आ रही है मोरूसी या वो एक अलग एक्टिव पार्ट नहीं होगा उसका, एक मैनेजिंग डायरेक्टर बन के बैठा ऐसा नहीं होगा। अच्छा 175A एनी वायलेशन ऑफ सब रूल 1 बाय एन एडवोकेट शैल एंटेल कॉन्सिक्वेंसेज एज प्रोवाइडेड इन रूल 1088 ओ। ये क्या है कि जब मुझे जैसे मैं चेयरमैन बन गया किसी ट्राइब्यूनल का, जज बन गया किसी जगह, तो मैं इंटीमेट करूँ देखिए मेरा नाम रोल से निकाल दिया जाए, मैं फलानी जगह चला गया हूँ, नौकरी कर ली है मैंने, मैं वो जो भी है। लेकिन ये नहीं कि मैं वहाँ चला गया नौकरी भी कर रहा हूँ, इधर भी नाम है, वोट देने भी आ गया, बेनिफिट लेने भी आ गया, ये 108 की। बाकी जो डिसिप्लिनरी एक्शंस होते हैं ना, वो सुप्रीम कोर्ट के वकील की पाकिस्तान बार काउंसिल की डिसिप्लिनरी कमेटी होती है, जिसमें एक जज होता है सुप्रीम कोर्ट का और 3-4 मेंबर होते हैं, 4 कम भी हो सकते। और जो हाई कोर्ट ये नीचे का होता है, उसकी सूबाई बार काउंसिल्स जो हैं लोअर कोर्ट के और हाई कोर्ट के वकील के लिए, वो डिसिप्लिनरी कमेटी होती है। एक कमेटी होती है, वो रेफर कर देती है ट्राइब्यूनल को, ट्राइब्यूनल में एक जज और 2 मेंबर होते हैं हाई कोर्ट, वो चलाते हैं और उसके लाइसेंस के बारे में जो भी कार्रवाई करनी होती है, छोड़ दिया या सस्पेंड कर दिया। वैसे ये जो रूल काउंसिल एक्ट है बार काउंसिल का, उसमें 3 महीने के लिए रेफर अगर करें ना जज बार काउंसिल को, तो 3 महीने के लिए लाइसेंस आता है। 3 महीने के लिए क्या हिकमत है कि वो जो बार काउंसिल के वो है कार्रवाई का, वो 3 महीने में कंक्लूड होती है, लिहाजा वो 3 महीने का करके भेज सकता है, बगैर सस्पेंड किए भी भेज सकता है। वो कोई कंडक्ट उसका ऐसा हो जो समझता है, खुद नहीं वो लाइसेंस कैंसिल करेगा, वही ये सिर्फ 3 महीने भेजते हुए ना, उसे रेफर करते वक्त 3 महीने के लिए। 175B ये एक चीज डाल दी है, एंड नॉन ऑब्जर्वेंस और वायलेशन of the canons of professional conduct and etiquette noticed in this chapter by an advocate shall be deemed to be professional misconduct, making him for disciplinary actions. Non-observance, ठीक है, और वायलेशन ऑफ, ये इन्होंने डाल दिया कि ये जो बार काउंसिल में अगर करेंगी ना कुछ, ये जो एटिकेट्स में लिखा हुआ है या कंडक्ट में लिखा हुआ है, ये इसकी जो वायलेशंस करेंगे ना, तो ये जो है इसके लिए डिसिप्लिनरी एक्शन किया जाएगा 175B पे। 175B पे आपका ये है बार, ये भी है ना, ये इससे क्यों कॉरस्पॉन्ड नहीं कर रहा 175B, वो ये कह रहा है जो 175B, अच्छा ये इस तरह आ रहा है, नॉन ऑब्जर्वेंस और डिफाइंस ऑफ डिसीजंस oblique instructions of the Pakistan Bar Council by any council or bar association or any member of the bar oblique advocate shall be deemed to be gross professional misconduct. अच्छा ये यानी अगर वो बार काउंसिल्स वगैरह के भी जो डिसीजंस और इंस्ट्रक्शंस हैं उसको भी जो फॉलो नहीं करेगा, वो भी गिल्टी होगा ग्रॉस प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। ये सवाल भी आता है, ठीक है, एक तो डिसिप्लिनरी एक्शन वाला और ये बार, ये 175 पे हो गया खत्म। अब हमने जो है ना एमसीक्यूज दिए हुए, वो एमसीक्यूज जो है ना 2 तरह के दिए हुए, एक 20 हैं टोटल, उनके जवाब की कीज भी आगे है, अगर आप वो देखें, आपको ग्रुप में हमने किया है एमसीक्यूज 1, वो सिर्फ हैं 20, उनके आगे की नोट दिया हुआ है। 1 का जो जवाब है वो ए है, ब्रीच ऑफ एडवोकेट प्रोफेशन। 2 का जवाब जो है वो भी ए है, डॉगमेटिक असर्शंस। 3 का जवाब भी ये है, इट्स प्रेजुडिस टू हिज क्लाइंट्स इंटरेस्ट।
4 का जवाब जो है वो बी है, आफ्टर ऑब्टेनिंग प्रॉपर डिस्चार्ज। 5 का है डी, नन ऑफ दीज। 6 का जवाब है अपीयर एज रिटन्स। 7 का जवाब है सी, कंप्लायंस विद हाई स्टैंडर्ड ऑफ प्रोफेशन। 8 का जवाब है ए, डिस्क्लोज ऑल इंफॉर्मेशन टू हिज क्लाइंट। ठीक है जी। 9 का जवाब है सी, फॉर प्रॉपर रीजंस। 10 का जवाब है फेयरली। ठीक है ना। 11 का जवाब है बी। 12 का जवाब है सी। 13 का जवाब है ए। 14 का जवाब है ए। 15 का बी। 16 का बी। 17 का बी, रिलिंक्विश द क्लेम। ठीक है ना। 18 का है ए। 19 का है ए और 20 का भी ए। ये है ना MCQ 1, इसके साथ की भी दी हुई ऊपर, इससे देख लेंगे। फिर एक और है, वो मैं नहीं दिलाता, MCQ 2, वो है तकरीबन कितने हैं, वो हैं 53, और उनके जवाब जो हैं वो कैसे दिए हुए, बोल्ड लेटर्स में। ठीक है, वहीं आ रहे हैं। बस ये 2 तैयारी कर लें, एक MCQ ये भी देंगे, इसकी तैयारी कर लें। 134 से 175 10 नंबरों का है, और कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ईजी सा है। लेकिन इसमें आपके लिए ये है कि इन्होंने जो कैनन्स हैं ना एटिकेट्स के और एथिक्स के, लीगल के, वो आपको बता दिए हैं, और ये मोटे मोटे से असूल हैं। ये आपने जब वकील बनेंगे तो इनको मद्देनज़र रखना है। इस असूलों को बनाते हुए 42 पीछे बड़ी हिकमत और सदियों का एक सफ़र है, और अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो अच्छे वकील बनेंगे। बस इन्हीं अल्फाज के साथ मैं शुक्रगुजार हूँ इसहाक साहब का, बैरिस्टर मुस्तफ़ा महसेर साहब का, कि वो यहाँ आए, और आप सबका, आप लोगों ने बड़े इंटरेस्ट से, मैं उस ग्रुप को देखता रहा, मुख्तलिफ उम्र के और दोनों जेंडर्स के। उन्होंने बड़ी प्रोफेशनली जो है ना उस ग्रुप के अंदर सवाल डाले, चीज़ें दी, बल्कि एक कलरफुल एक नोट है 3 सफ़े का शायद, वो भी किसी ने भेजा, गोंदल साहब वाला ना, नीचे नाम एक लिखा हुआ है। ये बड़ा जो है ना उन लोगों के लिए जिन्होंने ज़रा सी तैयारी की हुई है, लेक्चर्स में आए हैं, तो बड़ा समरी सा नोट है, वो भी आप ज़रूर जो है ना उसका प्रिंट आउट निकाल के, या जिस तरह भी ये अदील रियाज गोंदल का इस तरह का ना जो है, ये 3 सफ़े, 3 नहीं 4 सफ़े, 4 सफ़े का कलर्ड है। इन्होंने बिल्कुल पॉइंट वाइज समरी कर दी है 10। या अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आप बस इसको एक दफ़ा देख लेंगे तो आपकी तैयारी जो है ना, और इसमें पासिंग मार्क्स नहीं बल्कि अच्छे नंबरों से आप लोग पास हो। विश यू गुड लक। थैंक यू। थैंक यू मिस्टर सालिम सलाम अंसारी एडवोकेट साहब, आपने माशाल्लाह बहुत डिटेल और बहुत अच्छे तरीके से एक एक रूल्स को जो है वो बयान किया, और मैं समझता हूँ यहाँ की जो ऑडियंस है, यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने इनको समझा होगा और सीखा होगा, और इनके लिए इंशाअल्लाह ताला ये जो 10 मार्क्स का टेस्ट होगा बहुत इसमें फ़ायदेमंद होगी ये चीज़। अब जो है MCQs के जो हमने पेपर तैयार किए हुए हैं वो आई थिंक एडवोकेट गुलाम मोहम्मद और सिबगतुल्लाह और अवकाश ने ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिए होंगे, आप सब लोगों को मिल गए हैं ये सारे जी। तो यही करेंगे कि इंशाल्लाह सेकंड हाफ में हम जो है इसके की नोट्स जो हैं वो व्हाट्सएप पे अपलोड कर देंगे, तो आप लोग उनको देख लीजिएगा। और लास्ट आपका सब्जेक्ट रह जाता है CPC, जिसके 20 मार्क्स हैं, तो वो बहुत आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, और सैटरडे को इंशाल्लाह 12 बजे होगा। तो गालिबन 25 को आप लोगों का टेस्ट है, तो हम कोई सैटरडे को कोई मोटिवेशनल स्पीकर भी नहीं बुला रहे, क्योंकि आप लोगों का टाइम है कीमती इस वक्त, ठीक है ना। तो मैं ये कहूँगा कि आप सब 12 बजे आ जाएं, हम एग्जैक्ट 12 बजे CPC का कोशिश करके स्टार्ट कर देंगे पूरा, और इंशाल्लाह उसके लिए जो है CPC में हमने आपके लिए स्लाइड्स वगैरह भी बनाई हैं और टिप्स टाइप के भी बना दिए हैं, ताकि वो आप लोगों के लिए बड़ी यूज़फुल होंगे कि इंशाल्लाह ताला आपके फिंगर टिप्स पे आ जाएंगे वो CPC के जो है, और वो 20 मार्क्स हैं, बड़ी अहमियत के हामिल हैं। तो आप लोग ज़रूर तशरीफ़ लाइएगा, और मैं समझता हूँ कि वो आपके लिए बहुत अच्छा फ़ायदेमंद रहेगा, और इंशाल्लाह आप लोगों को कामयाबी देंगे अल्लाह ताला। आप लोगों ने मेहनत की है, आप लोगों ने समझा है, तो अल्लाह ताला आपको ज़रूर कामयाबी देंगे। हमारी दुआ भी है आप लोगों के साथ, और आप लोग अच्छे वकील बने फ्यूचर में। तो
तो आप सब लोगों की भी तशरीफ़ आवली का शुक्रिया, और सालिम सलाम अंसारी साहब का भी बहुत शुक्रिया कि उन्होंने अपना बहुत ही कीमती वक्त निकाल के आप लोगों के लिए सोचते हैं। और असल बैकग्राउंड यही है कि इन्होंने हम सबको मोटिवेट किया कि नहीं, ये काम स्टूडेंट्स के लिए करना चाहिए, और हमने ये किया और तकरीबन ये पाया तकमील तक हो गया है। और इंशाअल्लाह ताला ये टेस्ट आपके हो जाएंगे तो आप ग्रुप्स में, जी हाँ, वो जो वीडियोस हैं वो हमने अपलोड कर दी हैं, तो वो आप लोग ज़रूर उनको, अगर आपने रिकैप करना है या उसको दोबारा देखना है तो आप देख लीजिएगा, ताकि आप लोगों के लिए वो रिमाइंड हो जाएगा सारा। तो आप लोगों के लिए भी अच्छा रहेगा, वो रिमाइंड चीज़ें हो जाती हैं, तो आपने जो सुना है वो दोबारा सुनते हैं तो वो ज़्यादा अच्छी तरह दिमाग में बैठ जाती हैं। तो इंशाअल्लाह ताला हम आज एक मीटिंग कॉल करेंगे अपनी, और उसमें डिसाइड करेंगे कि सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन की भी कब हमने रखना है, क्योंकि 25 का आप लोगों का है और 29 से जो है गालिबन छुट्टियां हैं। तो इसको हम देखते हैं कि किस दिन हम ये सेट करेंगे, तो उसमें भी फिर आप लोगों को इंशाल्लाह उस ग्रुप के अंदर इंफॉर्मेशन दे देंगे। तो आप सब लोगों की तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे यहाँ इजाज़ सुमरो साहब एडवोकेट भी हैं, वो भी तशरीफ़ लाए, उनको भी हम खुशामदीद कहते हैं कि वो आप लोगों की इस चीज़ को बड़ा वो भी जो है सपोर्ट करते हैं कि स्टूडेंट्स के लिए कुछ ना कुछ होते रहना चाहिए। तो उनका भी शुक्रिया, और आप सब लोगों को शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।